आरजे बनने से पहले आप क्या करते थे? जैसे आपने बोला कि आरजे बनना ऐसे मेरा सपना नहीं था। ये वाला डांस क्यों चूज करा? कथक बहुत टफ होता है। ऑनेस्टली मुझे ये नहीं पता था कि मैं कौन सा डांस फॉर्म सीख रही हूँ इनिशियली, ओके। बट मैं हमेशा से ना माधुरी दीक्षित से बहुत फैसिनेटेड रही थी। तो अब कथक के बाद आगे क्या हुआ आपकी लाइफ में? कथक को लग गई ब्रेक 2014 में। फर्स्ट जॉब क्या थी? एक सिंपल एडमिन प्रोफाइल मिला था जहाँ पे मुझे उनका मार्केटिंग का कुछ थोड़ा बहुत संभालना था। कहाँ पे? था दिल्ली दिल्ली में। सो आरजे के जब इंटरव्यूज होते हैं उस टाइम पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? क्या देखा जाता है? आवाज टेस्ट होता है या क्या क्या होता है? 8 years of experience in the radio industry, I feel originality is one thing. एक आरजे के लिए कंटेंट बनाना कितना डिफिकल्ट टास्क है? Honestly बोलूँ तो ये ना डे टू डे भी डिपेंड करता है। बिफोर मैरिज एक आरजे वुमेन के लिए मतलब उसकी लाइफ कैसी होती है, उसको किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं? I think I have been very blessed. अच्छा ये बताओ आप एक पार्टनर कैसे चूज करना चाहिए? ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। मेरे ही फ्रेंड सर्कल मैंने 4 से 5 डाइवोर्स देखे हैं। What is the main reason behind this? मतलब what I could personally analyze was one factor, but divorce तब होता है जब वो ईगो में कन्वर्ट हो जाता है। क्या कुछ बोलना चाहते हो? एक चीज़ जो मैं स्पेशली गर्ल्स को हमेशा कहना चाहती हूँ, व्हेन इट कम्स टू प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ एंड द फैमिली, हम हमेशा फैमिली को चुनते हैं या अपनों को चुनते हैं अपने ऊपर, और कहीं ना कहीं शायद ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रॉ हिट टॉक्स में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उससे पहले आप लोगों को मैं ये चीज़ याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक रॉ हिट टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो प्लीज़ इसे जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब किया हुआ मुझे और मेरी टीम को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिलाता है। आज के पॉडकास्ट में हमने बात की आरजे श्वेतिमा जी से, जिसमें हमने उनसे जाना कि एक इंसान आरजे कैसे बन सकता है। इसके साथ साथ हमने इसके ऊपर बात करी कि एक आरजे की लाइफ बिहाइंड द माइक किस तरीके से होती है। इसके साथ हमने बात करी कि आफ्टर मैरिज एक वुमन को क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे एपिसोड को आप एंजॉय कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे इस पॉडकास्ट चैनल के ऊपर जिसका नाम है रॉ हिट टॉक्स। तो कैसी चल रही है आपकी लाइफ आजकल मैम? हेक्टिक। क्यों? ऑब्वियसली आई थिंक फैमिली और काम को बैलेंस करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, स्पेशली वो ओवरली पैम्पर्ड किड्स होते हैं ना, जो जिन्होंने कभी जिंदगी में काम ही नहीं किया कोई और। आई वाज ऑलवेज इनटू मल्टीपल एक्टिविटीज, बट हाउस होल्ड कोर्स कभी हैंडल नहीं किए थे साथ में, तो वो आई थिंक मेरी लाइफ में एक नया स्ट्रगल ऐड हुआ जिसने मेरे लिए चीजें थोड़ी सी हेक्टिक बना दी है। ओके, तो ये स्ट्रगल से अभी आप चल रहे हो अपनी लाइफ में? हाँ, इसको स्ट्रगल और कहेंगे या कुछ और नाम देना प्रेफर करोगे आप? मैं इस चीज पे बहुत हंसती हूँ। लाइक आपने कभी भी कोई न्यूली मैरिड कपल देखोगे ना, तो जो बुजुर्ग होते हैं ना घर के, वो एक ही चीज बोलते हैं कि बच्चे करी लाओ, पी फार्गो ही आना। हाँ जी। कि मतलब है ना, बच्चे कर लो उसके बाद आप फ्री हो जाओगे। एंड नाउ व्हेन आई हैव अ 2 years old daughter, आई रियलाइज कि यार बच्चे होने के बाद आप कभी फ्री नहीं हो सकते, आप तो उल्टा बन you'll जाओगे। always be caught around them. तो प्रोफेशनली क्या अभी चल रहा है मतलब आपकी लाइफ में? So currently I'm heading Mirchi Jammu. So Okay. we have a team of 5 people. So usually actually जब भी हम किसी से भी मिलते हैं तो ये लगता है कि रेडियो स्टेशन पे आरजे ही तो होते हैं. हाँ But जी। there is a huge team that works behind. Okay. There's a team of copywriters or content writers. There's a team who produce all the jingles and the music and the advertisement. So वो सारी content team जो है, I'm heading that currently. Okay, that's so nice. Yes. ओके, सो आरजे के बारे में बात करेंगे, आरजे जर्नी के बारे में, बट उससे पहले मैं आपकी उससे पहले वाली जर्नी के बारे में बात करना चाहता हूँ। आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो कि लाइक आपकी लाइफ किस तरीके से शुरू हुई, क्या क्या करा आपने? आरजे बनने से पहले आप क्या करते थे? जैसे आपने बोला कि आरजे बनना ऐसे मेरा सपना नहीं था। आई हैव ऑलवेज बीन अ किड जो ना मल्टीपल चीजों में पार्टिसिपेट करती थी हमेशा से, बचपन से ही, और उसका बहुत बड़ा श्रेय मेरे पेरेंट्स को जाता है जिन्होंने मुझे हर चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज किया। पापा का ये कहना था कि यू शुड बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, बट आप ऐसे वक्त में जीने वाले हो जहाँ पे आपको सब आना चाहिए, सब पता होना चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स है, डिबेट्स है, सिंगिंग है, डांसिंग है, थिएटर है, सब। सो स्कूल टाइम भी वैसे ही निकला, एंड देन व्हेन आई स्टेप्ड इनटू कॉलेज,
मैंने इनिशियल 1-1.5 साल थोड़ा ब्रेक लिया ये सोच के कि नहीं यार पढ़ाई पे फोकस करते हैं, बट देन माय इनर सेल्फ रियलाइज्ड कि यार मैं वो बच्चा नहीं हूँ जो बस क्लास लगा के दिन खत्म. सो आई रियलाइज्ड कि नहीं, देयर हैज टू बी मोर ऑफ इट. सो अगेन बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता था कि सुबह भी रिहर्सल्स होती थी, दिन में कॉलेज होता था, शाम को फिर रिहर्सल्स होती थी. बट वी वर अमंग्स द फर्स्ट टीम फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटी जिसने ऑल इंडिया लेवल पर जाकर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया. तो आई वाज अमंग्स्ट द फर्स्ट कंटीजेंट जो यूनिवर्सिटी को बाहर रिप्रेजेंट करने गए. रिप्रेजेंट करने में क्या, किस में पार्टिसिपेट कर रहे थे? So I was into singing, I was into dancing, I was into theater. Okay. तो मैं multiple teams का हिस्सा रहती थी. Okay. And then gradually मैंने यूनिवर्सिटी में ही कथक सीखा और कथक में भी अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया 3rd ईयर में जाके आई बिलीव. और nationally we won a gold medal. Oh wow. So that was something जो मेरी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा हाईलाइट था, डांस. अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे ऐसे बोला जाता है कि सिंगिंग में क्लासिकल और सेमी क्लासिकल बहुत टफ होता है, वैसे ही बोला जाता है कि डांस में कथक सबसे ज़्यादा टफ होता है क्योंकि इतने बड़े बड़े वो घुंघरू पहन के डांस करना होता है, आपके ब्लीडिंग होने लग जाती है पैरों से. तो आपके साथ ऐसा कुछ रहा होगा और आपने ये वाला डांस क्यों चूज करा? कथक बहुत टफ होता है. ऑनेस्टली मुझे ये नहीं पता था कि मैं कौन सा डांस फॉर्म सीख रही हूँ इनिशियली, बट मैं हमेशा से ना माधुरी दीक्षित से बहुत फैसिनेटेड रही थी. और जब माधुरी दीक्षित को परफॉर्म करते देखते थे, बट ये नहीं पता था कि इस डांस फॉर्म को क्या बोलते हैं, क्योंकि शायद मैं उधमपुर से हूँ और वहाँ पे मतलब इतना अवेयरनेस नहीं था. ऑनेस्टली अगर कहूँ तो शायद कुछ लोग सिखाते भी होंगे, बट मैंने कभी नहीं सीखा था. तो कॉलेज में जाके जब पता चला कि यार आपकी हॉबी क्लासेस ओपन हो रही हैं और हॉबी क्लासेस में कथक की क्लास है, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुआ सुन के ही ना कि यार कथक, अच्छा. एंड देन आई गॉट टू नो कि वही डांस फॉर्म है जो माधुरी दीक्षित परफॉर्म करती हैं. तो मैं उस क्रेज के साथ सीखने गई थी. बट देन यस, आई वाज क्रेजी अबाउट डांस. और मतलब 8-8 घंटे लगातार रियाज करना. 8-8 घंटे लगातार विदाउट इवन 1 सेकंड ब्रेक. तो उतनी ही पैशनेट थी मैं सीखने को लेकर. और यू आर टॉकिंग अबाउट डांस ना? यस. ओके. मतलब आप सोचो, सुबह 9 से 3 या 9 से 4 कॉलेज होता था और 4 बजे से मतलब हाफ एन आवर की ब्रेक मिलती थी मुझे, जिसमें मुझे रूम में जाना है, चेंज करना है, अगर रिफ्रेशमेंट कुछ भी खाना पीना है तो वो खा के 4:30 तक आई हैव टू रिपोर्ट बैक इन माय क्लास. और 4:30 बजे से रिहर्सल शुरू होती थी. वो कितने बजे तक चलेगी वो मेरी गुरु माँ डिसाइड करती थी कि कब तक रिहर्सल की ज़रूरत है. बट देन शायद आई यूज्ड टू लव डांसिंग और एक अलग क्रेज था मुझ में सीखने का. तो उसकी वजह से मैम ने भी मुझ पे टाइम इन्वेस्ट किया. एक बात मुझे हमेशा अब मतलब बहुत देर से समझ आई. एक महाभारत में ना एक सीन है जहाँ पे गुरु द्रोण को ये सवाल किया जाता है कि आप अर्जुन को ही क्यों इतना फेवर करते हैं. तो वहाँ पे गुरु द्रोण ना सबकी परीक्षा लेते हैं. वो खुद तालाब में खड़े होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं और एक क्रोकोडाइल उन पे जंप करता है. और बाकी सब शिष्य दूर से क्रोकोडाइल को पत्थर मार रहे हैं, रस्सी फेंक रहे हैं गुरुजी को निकालने के लिए. बट अर्जुन अकेला होता है जो पानी में कूद जाता है अपने गुरु को बचाने के लिए. तो तब गुरु द्रोण कहते हैं कि सीखने के लिए पात्रता जरूरी है, गुरु दे भी उसी को पाता है जो लेना चाहता है. सो आई थिंक मेरे केस में वही हुआ कि मैं सीखने को लेके जुनूनी थी और जो मेरे मैम थे वो सिखाने को लेके, तो ऑब्वियसली हर गुरु सिखाना चाहता है बच्चों को, है ना. तो आई गॉट एक्स्ट्रा फॉर्चुनेट एंड आई बिकेम द वन हु रिप्रेजेंटेड यूनिवर्सिटी. और बहुत कम समय में मैं उन लोगों के साथ कंपटीशन में खड़ी मतलब उतरी थी जो शायद बचपन से भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और अलग अलग डांस फॉर्म्स करते आ रहे थे. तो वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी कि मैं बहुत कम समय में सीख के उनके साथ मंच पर खड़ी थी. ओह वाओ, काफी इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी ये, स्पेशली डांस की. और वो भी 8 घंटे रिहर्सल. मतलब आज के टाइम पे आज की जनरेशन तो मुझे नहीं लगता कर पाएगी. नहीं, करने वाले करते हैं, मतलब जिनको इतना ज्यादा पैशन होगा, मतलब एंड लेवल पैशन होना चाहिए आपका, तभी आप कर पाओगे. और लाइक आपने बोला कि क्लासिकल, यस इट नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस. और सच में ऐसा होता था कि मेरे पाँव में छाले पड़ जाते थे, खून निकलता था. और पर उसी को रियाज कहते हैं, वही प्रैक्टिस है. तो कभी ऐसा नहीं लगता था यार अब दर्द बहुत हो रही है, छोड़ देती हूँ बीच में? मतलब नेवर गिव अप वाली फीलिंग नहीं हुआ. और अगेन उसमें भी शायद मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ था. मुझे याद है
2009 की बात है। तब मैंने कथक सीखना नहीं शुरू किया था, बट मैं मैम के अंडर ही परफॉर्म करती थी। हमारा एक कंपटीशन का कॉल आया, 16 नवंबर से कंपटीशन शुरू था। 30 अक्टूबर मुझे डॉक्टर्स ने चिकन पॉक्स डिक्लेयर कर दिया। और क्योंकि हॉस्टल रह नहीं सकते थे तो मुझे इमीडिएटली घर भेज दिया गया। मुझे याद है 5 तारीख मेरे मैम का लैंडलाइन पे मेरे कॉल आता है कि आज शाम को मुझे तू कॉलेज में चाहिए, नहीं तो जिंदगी में मुझे शक्ल मत दिखाना। एंड मैं लिटरली उस डायलेमा में कि मैं मतलब चिकन पॉक्स के बाद वीकनेस भी बहुत होती है, और कहीं ना कहीं है ना आपका मोराल भी टूट गया होता है कि यार मैं बीमार हूँ और मैम ऐसे कह रहे हैं, ये तो बड़ी गलत बात है। तो मेरे पापा ने मुझे एक बात बोली, कहती कि वो सिर्फ तेरी टीचर है या सच में गुरु मानती है? तो अगर गुरु मानती है तो जा। और मैं अपने पापा को देख रही हूँ, मैंने कहा ये क्या, इनको मेरा साथ देना चाहिए था, ये क्या बोल रहे हैं। बट देन वो कहता ना लीप ऑफ फेथ लिया, क्योंकि पापा की बात कभी नहीं टाली। तो पापा ने भी बोला और मैम ने बुलाया था, तो मैं चली गई वापस। बट अगले 12-15 दिन कंपटीशन तक मतलब मैम ने मेरा ऐसे ख्याल रखा है जैसे लिटरली कहते हैं ना, ऐसे फूल की तरह सजा के रखना। मेरी रिहर्सल बेशक होती थी, मेरे लिए खाना, क्योंकि बिना प्याज और लहसुन के खाना होता है उन दिनों में, है ना, एंड देन यू नीड एक्स्ट्रा डाइट टू स्टे स्ट्रांग। तो मेरे लिए मैम खुद खाना बना के लाते थे। हॉस्टल की मेस में जाके कई बार खुद मेरे लिए खाना पका के लेकर आते थे। मेरे लिए दूध या चाय या मुझे जो जो चीजें चाहिए वो हर चीज गर्मा गर्म मेरे लिए पहुंचती थी। कहाँ से आती थी आई हैव नो आइडिया, बट उन्होंने लिटरली बच्चे की तरह है ना मुझे संभाला। और तब पहली बार था जहाँ मुझे ना वो फील हुआ कि यार कोई कैसे किसी के लिए है ना आउट ऑफ द वे जा सकता है, क्योंकि उससे पहले मैंने वो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। और फिर लगा कि नहीं यार, अगर ये मेरे लिए इतना कर सकते हैं तो मेरे से तो क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो, बस डेडिकेशन ना। तो उसके बाद फिर मैं कभी पीछे नहीं हटी, कभी नहीं। आपकी मैम की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन जिस तरीके से आपकी केयर करी उस टाइम पे जब आप काफी ज्यादा लो फील कर रहे थे। और आई थिंक मतलब हम ना किसी को वो गुरु का दर्जा तभी दे पाते हैं जब सामने से वो वाइब मिलती है ना, फील हो, जब फीलिंग मैटर करती है ना। ट्रू। मुझे और मतलब कॉन्ट्रेरी टू दिस, शायद आज के टाइम में ना बहुत से ऐसे लोग देखोगे, वही पापा की बात की टीचर है या गुरु है, वो बहुत माइन्यूट डिफरेंस होगा शायद। बट अगर देखा जाए तो जो गुरु होते हैं वो अपनी जगह दिखा देते हैं कि यार हम क्यों गुरु हैं, क्योंकि उनमें वो वाला स्पार्क दिख जाता है कि तुम्हें आना है, हो जाता है। एंड देन यू गो आउट ऑफ द वे टू बी देयर शिष्य, जिसके लिए उनको प्राउड महसूस हो। वो मेरे को ऐसा लगता है गुरु को ना पता होता है कि जो मेरा स्टूडेंट है ना वो इस काबिल है, तभी वो फेथ दिखाता है। यही एक रीजन बन जाता है। हो सकता है। अब जैसे यार एक क्लासरूम में भी अगर हम देखें तो एक टीचर हर बच्चे को बराबर पढ़ाता है ना, बट देन देयर आर स्टूडेंट्स जो वो एक्स्ट्रा डेडिकेशन दिखाते हैं, तो टीचर की तरफ से भी वो स्पेशल केयर या स्पेशल अटेंशन मिलती है। तभी आप कुछ बच्चे टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट्स बन जाते हैं, और कई बार है ना कुछ ही टीचर्स होते हैं जो एक बच्चे की लाइफ में है ना फेवरेट टीचर होते हैं। सो इट्स ऑलवेज टू वेज, बट डेडिकेशन आई थिंक इज द की दैट मैटर्स। ठीक है, नाइस। सो अब कथक के बाद आगे क्या हुआ आपकी लाइफ में? कथक को लग गई ब्रेक 2014 में। ओके। द मोमेंट आई पास्ड आउट फ्रॉम माय कॉलेज, मैंने बीटेक एमटेक किया है कंप्यूटर साइंसेस में, एलपीयू। ओके। आई डिड माय बीटेक एंड देन आई डिड माय एमटेक, और डांस सिंगिंग ये सब पैरेलली चल रहा था। बट वो रियलिटी हिट करती है ना जिंदगी में। तो मास्टर्स के बाद वही हुआ। अब रियलिटी ये थी कि डेडिकेशन से पढ़ाई तो कभी की नहीं थी। सो जो एमटेक रिलेटेड जॉब्स थी उनके लिए अगर मैं अपेयर करती भी तो शायद मैं क्वालिफाई नहीं कर पाती, क्योंकि ऑब्वियसली मुझसे बहुत बहुत अच्छे बच्चे उस फील्ड में अवेलेबल हैं, या जो जिन्होंने शायद अपनी पूरी जर्नी पढ़ाई को डेडिकेट की, जबकि हम वो बच्चे थे जो साल के हार्डली, क्योंकि पूरा साल हम कॉम्पिटिशन्स में होते थे। अब यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। बस ये था कि इतना पापा को प्रॉमिस किया था कि सप्ली नहीं आने दूंगी, बाकी पार्टिसिपेट हर जगह करना है।
और उनकी भी यही कंडीशन थी कि जिस दिन सप्ली आ गई घर वापस आ जाना, कोई जरूरत नहीं आगे कुछ भी करने की। तो उस प्रेशर में, उस टेंशन में पढ़ाई भी होती गई और पैशन भी फुलफिल होता गया। बट लाइक आई सेड, वो रियलिटी हिट तब हुआ जब अब क्या, एमटेक हो गई, अब क्या, अब तो जॉब करनी है ना। कहाँ, क्या जॉब करोगी तुम? ना तुम कंप्लीटली डांस की फील्ड में जा सकते हो बिकॉज तुम्हारे पास डिग्री नहीं है कोई भी उससे रिलेटेड, है ना। ना तुम सिंगिंग में कंप्लीटली जा सकती हो, ना तुम थिएटर में कंप्लीटली जा सकती हो, ना तुम पढ़ाई से रिलेटेड कहीं फील्ड में जा सकती हो, कहाँ जाओगी? सो फिर एक अलग स्ट्रगल शुरू हुआ। और आई थिंक मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिट वो था मेरे लिए, क्योंकि मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार यूनिवर्सिटी में तुम एक सेलिब्रिटी थी, बट यहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता। मतलब आउटसाइड यूनिवर्सिटी हु नोज यू, कोई नहीं। तो वो रियलिटी हिट था बहुत बड़ा कि आप एकदम से जैसे यूनिवर्सिटी में तो है ना 35-40 हजार बच्चे में सब जानते हैं, पूरी फैकल्टी जानती है, चांसलर जानते हैं, सब बाय नेम भी जानते हैं और बाय फेस भी जानते हैं। और द मोमेंट यू आर आउट ऑफ यूनिवर्सिटी, nobody knows you, nobody knows you. It took me time. Thankfully कुछ अच्छे दोस्त थे जिन्होंने कहीं कहीं रिकमेंड करके, then that's how I got my first job. फर्स्ट जॉब क्या थी? एक सिंपल एडमिन प्रोफाइल मिला था जहाँ पे मुझे उनका मार्केटिंग का कुछ थोड़ा बहुत संभालना था। और एडमिन का काम संभालना था दिल्ली में। सो एक फ्रेंड ने रेफर करा, सो दैट्स हाउ आई गॉट माय फर्स्ट जॉब। ठीक थी सैलरी, मतलब ऑब्वियसली शुरू करने के लिए, और इतना खर्चा, मतलब खर्चा निकल जाता था मेरा महीने का। अब उस जॉब में एक नया टास्क मिला, दे आस्क्ड मी टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज बिकॉज उनका क्लाइंटेल कुछ फॉरेन में था। आई ट्राइड 2-3 महीने के लिए, बट देन मेरे को लगा कि नहीं यार, ये कर क्या रही हूँ मैं, दिस इज नॉट व्हाट आई एम गुड एट। तो मैंने बहुत हम्बली जो ओनर थे उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर आई डोंट थिंक आई फिट इन। नहीं तुम ठीक कर रही हो, अच्छा जा रहा है। मैंने कहा नहीं, बट इट इज नॉट मेकिंग मी फील गुड एनी मोर। कहते अच्छा क्या करना है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। कहता, उन्होंने बहुत अच्छे से सजेस्ट किया, कहते एक काम करते हैं, जब तक कुछ नहीं मिलता बीपीओ या केपीओ ट्राई कर ले। अ लॉट ऑफ है ना यंगस्टर्स डू इट। तो जब तक यू डोंट हैव अ गुड जॉब और समथिंग यू रियली लाइक, व्हाई डोंट यू गो फॉर दिस? तो उन्होंने कहीं रिकमेंड किया, तो आई रिमेंबर एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका इंटरव्यू था। एंड मैंने उनके सारे राउंड्स क्लियर कर लिए बिकॉज आई वाज गुड, कम्युनिकेशन अच्छी थी, एंड इंग्लिश का फ्लो भी ठीक ठाक सा था, आवाज़ भी ठीक ही थी। फाइनल 2 राउंड थे। एक था जिसमें वीडियो कॉल पे आई हैड टू स्पीक टू देयर सम हेड्स हु वर सिटिंग अब्रॉड, देन देयर वाज सम वॉइस क्वालिटी चेक, एंड देन एन एचआर इंटरैक्शन। लास्ट में जब मेरी एचआर इंटरैक्शन होती है, तो सिंपल क्वेश्चन जो वो पूछते हैं कि ना, वेयर यू सी योरसेल्फ इन कमिंग 3 years। सो मैंने बहुत ऑनेस्टली आंसर दिया। मैंने कहा सर ये नहीं पता कि मैं कहाँ होंगी या किस पोजीशन या प्रोफाइल पे होंगी, बट जहाँ भी होंगी ना, पीपल विल नो मी बाय माय नेम। एंड द नेक्स्ट मोमेंट ही टेल्स मी कि वी आर सॉरी, यू हैव बीन रिजेक्टेड इन द वॉइस क्वालिटी टेस्ट। अगेन अ शॉकर कि ये क्या हुआ। But then while I was leaving that room, he told me, South Indian थे, तो he said, girl, I see you going far away. मैंने कहा अभी रिजेक्ट करके कह रहे हो I see you going a long way, far away। तो मैंने भी बस थैंक यू बोला, निकल आई। चलो वो नहीं हुआ, बट देन आई क्वालिफाइड फॉर समथिंग एल्स। तो अगेन 5-6 महीने आई वर्क विद वेरी गुड फर्म दिल्ली में ही, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मतलब आई वाज गेटिंग यूज्ड टू द दिल्ली लाइफ, क्योंकि बहुत फास्ट पेस्ड लाइफ होती है और बहुत सारी चीज़ें नई थी। फ्रेंड्स भी बनने लग गए थे थोड़ा थोड़ा। वो जो मैं मिस कर रही थी कि है ना मैं गायब हो गई हूँ, मुझे लग रहा था कि मैं वापस ऑन ट्रैक आ रही हूँ। बट देन आई लॉस्ट माई नानी, एंड शी वॉज माई लास्ट ग्रैंड पेरेंट। तो उनके जाने से ना मम्मा एकदम शैटर हो गए। एंड वन इवनिंग आई रिमेंबर, जनवरी का महीना है और 2015 की बात है, जनवरी 2015, यस 15 नहीं 16, जनवरी 2016। मुझे शाम के टाइम फ़ोन आता है, एंड वही नानी की बात करते करते वो रो पड़े, और बात करते करते कहते कि तू कब आएगी, जब तेरी माँ पूरी हो जाएगी। ओह माय गॉड, आई वाज इन, मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे क्या करना है। मैंने इमीडिएटली रिजाइन डाला, नो नोटिस पीरियड, नथिंग। अगले दिन की ट्रेन कराई और घर वापस। बिकॉज उस पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा लगा कि यार सच में
एंड वो कहते हैं ना कि कई बार जब हमें लगता है कि यार दिस इज द एंड ऑफ लाइफ, दैट इज एक्चुअली द बिगनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ. यस. तो वापस आने का ये भी रीजन था कि मम्मा पापा स्कूल चलाते हैं उधमपुर में ना. सो आई हैड अ बैकअप. मतलब Okay. ये नहीं था कि मैं बस नौकरी छोड़ के आ गई. तो आई न्यू समवेयर कि हाँ मेरे पास एक बैकअप है, मैं मम्मा पापा को स्कूल में हेल्प कर सकती हूँ, या मैं ना आई कैन एटलीस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू देम. मीनवाइल पता चलता है कि रेडियो मिर्ची के ऑडिशंस हैं. ओके. इन जम्मू. इन जम्मू. ओके. तब तक जम्मू में स्टेशन नहीं था. और वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज इन रेडियो मिर्ची जयपुर. ओके. उसका मुझे फोन आया कि इस दिन जम्मू में ऑडिशंस हो रहे हैं, व्हाई डोंट यू ट्राई. अच्छा. अब मम्मा को फिर से कन्विंस करना था कि जॉब है और जाना है, क्योंकि अल्टीमेटली तो जम्मू आना था. सो समहाउ आई कन्विंस्ड हर कि यार मम्मा जम्मू ही तो है, अप डाउन कर लिया करूंगी. तो शी समहाउ एग्रीड, और इंटरव्यू देने भी वही मेरे साथ गए थे. आई क्रैक्ड द इंटरव्यू एंड दैट वाज, वो कहते हैं ना कि बार आपको कुछ मिल जाता है और आपको एहसास नहीं होता आपको क्या मिल गया. बट कुछ वक्त बाद व्हेन आई स्टार्टेड लिविंग दैट लाइफ, दैट वाज द मोमेंट आई रियलाइज्ड कि यार तूने पूरी उम्र जितनी चीजें की है ना, दिस इज अ सम. मतलब पूरी जिंदगी का सब कुछ जो सीखा, जो जो चीजें जहां जहां तूने अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की, इट वाज मेंट टू हैपन फॉर दिस थिंग. क्योंकि आरजेइंग ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे मुझे अलग अलग तरीके के लोगों से इंटरैक्ट करना था. कभी सिंगर्स के साथ, एक्टर्स के साथ, डांसर्स के साथ, थिएटर वाले लोगों के साथ, फिल्म्स वाले लोगों के साथ. और मैंने पूरी उम्र जो जो चीजें सीखी थी वो सब यहाँ काम आ रही हैं. एंड आई हैड नेवर एवर थॉट कि वो चीजें कहीं काम आएंगी. वो तो मैं बस सीख रही थी बिकॉज आई वांटेड टू लर्न, या आई जस्ट वांटेड टू पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग. एंड फिर एक वो कहते हैं ना विविड सा ड्रीम याद आता है कि हम छोटे होते जब टीवी पे ना वो जैसे फिल्म फेयर अवार्ड्स आते थे या अलग अलग अवार्ड शोज जब आते थे, तो आई रिमेम्बर कभी माधुरी दीक्षित, लाइक मैंने पहले भी बोला, आई ऑलवेज यूज्ड टू बी फैसिनेटेड विद हर. तो जब वो स्टेज पे परफॉर्म करते थे ना, तो ऑडियंस का ग्लिम्स दिखाते थे वो बीच में कि हजारों लोग उनके लिए तालियां बजा रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं. और कहीं दिल में एक वो ख्वाब था कि कभी मैं मंच पे हूँ और मेरे लिए है ना लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हों. और वो विविड ड्रीम भी सच हुआ. आई रिमेम्बर 2017 में हमारा मिर्ची लॉन्च हो चुका था और परमीश वर्मा का एक कॉन्सर्ट था गुलशन ग्राउंड में. क्रेजी ऑडियंस, क्रेजी कहते हैं ना. मैं स्टेज पे हूँ और मुझे ऑडियंस दिख रही है, कभी इधर गिर रही है, कभी इधर गिर रही है. एंड ब्लिंक ऑफ एन आई विजुअलाइज्ड दैट मोमेंट कि ये तूने सपना देखा था, that you will be on stage and there'll be thousands of people cheering for you. और उस दिन लगा कि यार वो कहते हैं ना कि हम सपने तो देखते हैं बट खुली आंखों से जो देखे वो सपने पूरे पता नहीं होते हैं कि नहीं होते हैं, बट बंद आंखों से देखे हुए सपने कई बार सच हो जाते हैं. सो वो एक बहुत कहते हैं बचपन का एक सपना वो रियलिटी में कन्वर्ट हुआ वंस आई बिकेम एन आरजे, जो शायद मेरी टू डू लिस्ट में या ड्रीम लिस्ट में कहीं भी नहीं था. आपकी बकेट लिस्ट में नहीं था वो? कभी नहीं था. बट इट वाज मेंट टू हैपन दिस वे. I was meant to be the Jammu di Kudi. I was meant to get that tagline. I was meant to be Shwetima se Mirchi Shwetima. और that also made me remember वो जो मेरे इंटरव्यू में रिजेक्शन हुई थी और मैंने उनको कहा था कि मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ होंगी, बट जहाँ भी होंगी पीपल विल रिमेम्बर मी बाय माय नेम. और 3 साल के अंदर I was one of the like खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, बट yes I was amongst the very few जो बहुत जल्दी पॉपुलर हुए. ऐसा नहीं था कि मुझसे पहले आरजेस नहीं थे बहुत माने हुए आरजेस भी थे, इतने पॉपुलर नहीं हुए इतनी फास्ट, इतनी जल्दी. हाँ मतलब मैं कई बार खुद हैरान होती हूँ ये सोच के कि मुझे जम्मू ने बहुत कम वक्त में बहुत प्यार दिया. और वो शायद लोगों के प्यार के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि श्वेतिमा को जो मिर्ची श्वेतिमा बना दिया वो जम्मू ने किया. और कैसे किया आज भी सोच के आई जस्ट फील ग्रैटिट्यूड. मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि जैसे आज के टाइम पे ना ये बहुत चल रहा है कि मैनिफेस्टेशन, ठीक है, और आपने मैनिफेस्ट करा था क्योंकि हम कुछ भी बोलते हैं तो कहीं ना कहीं जाके वो यूनिवर्स में वो बात जाती है और वो वही हम जो डालेंगे यूनिवर्स में वही मिलता हमें. तो आपने 3 साल पहले वो चीज डाली और सेम आपको मिली. होगा क्या? हाँ बिल्कुल, शायद बिल्कुल. एक उस चीज ने आपके ऊपर वर्क करा और उसके बाद आप आरजे, आपको वॉइस के लिए रिजेक्ट करा था ना,
आपको किसी और ने वही बोला, मतलब उस टाइम पे नहीं बोलते थे आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है? वो हमेशा बोलते थे क्योंकि मैं गाती थी, मतलब मैंने कभी प्रोफेशनली सीखा नहीं है, बट मुझे गाने का शौक हमेशा से था। ओके। तो और मेरी आवाज लाउड थी बहुत, तो थिएटर में भी वो बहुत ज्यादा यूज होती थी। तो मुझे हमेशा आवाज के लिए बहुत एप्रिसिएशन मिली थी, तभी मैंने कहा ना वो मेरे लिए शॉक था जब मेरे को वॉइस क्वालिटी टेस्ट में रिजेक्ट किया गया। हाँ, तो बट शायद अगर वहां सेलेक्ट हो जाती तो मैं यहाँ ना होती। ये भी बात सो इट सही वाज है। मेंट टू हैपन दिस वे। इसको ऐसे बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता बहुत है। अच्छे के लिए होता है। ओके, और दैट्स नाइस। स्पेशली अब जब मैं बहुत सारे यंगस्टर्स से जब इंटरेक्शन होती है ना, तो ये सवाल बड़ी बार आता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं बट है ना वी आर नॉट गेटिंग द फेम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, या हम वहां नहीं पहुंच पा रहे जहां हम पहुंचना चाहते हैं, है ना। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब तक आपको वो नहीं मिल रहा ना जो आपको अंदर से फीलिंग दे कि यार दिस वाज व्हाट आई वाज क्रेविंग फॉर, मेहनत करते चलो, यू विल गेट इट फॉर श्योर वन डे। ये बात तो एकदम सही है। ओके, सो आरजे के जब इंटरव्यूज होते हैं उस टाइम पे क्या क्या, मतलब किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या देखा जाता है, आवाज टेस्ट होता है या क्या क्या होता है मतलब? Okay, so 8 years of experience in the radio industry, I feel originality is one thing everybody looks forward to. क्योंकि एक वो वक्त था जहाँ पे है ना ये ढूंढते थे कि कोई किसी की मिमिक्री कितनी अच्छी कर लेता है, या आप किसी की तरह या किसी के अंदाज में कितना अच्छा बोल लेते हैं। बट अभी वाली जनरेशन की अगर हम बात करें तो सुनने वाले भी ओरिजिनल सुनना चाहते हैं, और जो हायर करते हैं वो भी ये देखते हैं कि आप कितने ओरिजिनल हो। क्या आप किसी को इमिटेट करके है ना, आर यू ट्राइंग टू बी एन आरजे और यू आर एन इनबॉर्न टैलेंट। आप कैसे अलग हो सबसे, आपके पर्सपेक्टिव्स, आपके थॉट प्रोसेस कैसे अलग हैं सबसे, आपको दुनिया का देखने का नजरिया कितना अलग है सबसे। और आई थिंक आर्जिंग इज मोर ऑफ कंटेंट क्रिएशन। जो आजकल हम डिजिटल वर्ल्ड में कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं वो आर्जिंग की फील्ड में पता नहीं कब से थी, बिकॉज एवरी डे आपको 10 से 12 बार रेडियो पे ऑन एयर जाना है, बोलना है, और 10 से 12 बार आपको कुछ कंटेंट क्रिएट करके बोलना है ना। आप हवा में बातें नहीं कर सकते। जो सबको लगता है कि मैं बहुत बातें करता हूँ तो मैं आरजे बन सकता हूँ, ऐसा नहीं होता। एवरीथिंग यू से हैज टू मीन समथिंग टू समवन। चाहे आप विटी हो, चाहे आप सार्कास्टिक हो, चाहे आप बस एक फन लविंग इंसान हो जो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करता है, बट देन व्हाटएवर यू से हैज टू मीन समथिंग टू समवन, है ना। क्योंकि आपको जो सुन रहे हैं, जब तक आपकी बात उनके दिल तक नहीं पहुंचेगी तब तक आप अपने काम में सक्सेसफुल नहीं हो। सो यस। ओके, मैंने एक चीज ये भी फील करी है, जैसे कि मैं सुबह सुबह गाड़ी में आता हूँ ऑफिस, तो उन दिनों आपका मतलब शो आता था सुबह, मॉर्निंग शो होता था आपका, राइट ना? ठीक है, क्योंकि मैं सुबह सुनता था और आपकी आवाज मतलब अच्छी है, बहुत अच्छी है। यहाँ पे जितने मैं जानता हूँ, मतलब आरजे में आप ही को जानता हूँ मैं, तो दिस इज द रीजन कि मैंने आप ही को अप्रोच करा। ओके, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब कंटेंट बनता है, ठीक है, तो उसमें कितनी डिफिकल्टीज आती है, क्योंकि कंटेंट इज द की। तो एक आरजे के लिए कंटेंट बनाना कितना डिफिकल्ट टास्क है? ऑनेस्टली बोलूं तो ये ना डे टू डे भी डिपेंड करता है। कई बार आपको इतनी क्रिस्पी चीजें ट्रेंड में मिल जाती हैं दैट योर डे इज सॉर्टेड। फॉर एग्जांपल आपको 4 ट्रेंडिंग खबरें मिल गई हैं एंड यू कैन टॉक अबाउट देम, है ना, मतलब क्योंकि ऑलरेडी वो ट्रेंड में है, आप उसके बारे में बात कर सकते हो। बट कई बार ना ऐसे डेड डेज होते हैं जहाँ पे यू आर क्लूलेस कि आज तो कोई एक खबर या कोई भी एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है जिसपे आप बात कर सको। दैट इज द रियल चैलेंज। एंड देन मतलब वहां पे फिर आपकी स्किल सेट है कि आप क्या ऐसे टॉपिक्स उठाओ जो है ना एंगेजिंग हो। सो अ प्रो टिप, नॉस्टैल्जिया हिट्स द बेस्ट एट दैट टाइम। बचपन से रिलेटेड कोई भी चीज उठा लो, स्कूल टाइम उठा लो, दोस्ती पे उठा लो, मॉर्निंग असेंबली उठा लो, फेवरेट टीचर उठा लो, या कोई भी ऐसा चीज जो हर कोई रिलेट कर पाए। तो समथिंग लाइक दैट एवरीबडी कैन रिलेट टू। या फिर अगर फॉर एग्जाम्पल विंटर्स हैं ना, तो समथिंग स्पेसिफिक टू विंटर्स, जैसे विंटर्स में एलर्जीज बहुत होती हैं या लोग बीमार बहुत होते हैं, सो मे बी दादी के नुस्खे, समथिंग which brings meaning to people or something which is very much relatable to what is happening. तभी कहते हैं कि है ना आर्टिस्ट के लिए स्पॉन्टेनियस होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि there will be days when you have no idea कि आज क्या कर सकते हैं, and being spontaneous is very important, especially कि मेरे ऐसा होता है कि आपको एकदम से मैसेज आता है कि आज इनको इंटरव्यू करना है,
किसको इंटरव्यू करना है, उनके प्रोफाइल के बारे में कुछ नहीं पता, वो भी prepare उनके होना है। डोमेन के बारे में कुछ नहीं हाँ। पता, एंड देन यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट एंड quick to understand the person and accordingly ask questions. So qualities of RJ, one obviously being original, second spontaneous होना जरूरी है, third थोड़ा बहुत knowledgeable होना जरूरी है, हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना जरूरी है, because RJing is a domain जहाँ आपको बहुत सारे टॉपिक्स को टच करना पड़ता है. ये बात तो है. Yes. ओके, सो जैसे आप मॉर्निंग शो करते थे, अप्रोक्स 7 o'clock शुरू होता था, हमारा 8 से 12 था. 8 से 12. तो आप उधमपुर से जम्मू ट्रैवल करते थे? नहीं, आई यूज्ड टू स्टे इन जम्मू ओनली. ओके, तो फिर भी कितना डिफिकल्ट होता था, क्योंकि उससे पहले तो आप शायद लेट उठते होंगे? I think I was always a morning kind of person. मतलब मैं कभी बहुत लेट लतीफ नहीं थी, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं था सुबह आना. So it was all an interesting one. Okay. और सुबह मतलब जब आपको पता है ना कि there are people waiting for you, तो एक्साइटमेंट लेवल, एक्साइटमेंट अपने आप होती है. Okay. और आई थिंक क्योंकि हम वी वर द पीपल जो ट्रांजिशन वाले टाइम पे आए, बिकॉज बहुत लंबे अरसे से सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो था और एक ही प्राइवेट रेडियो स्टेशन था, है ना. एंड देन व्हेन वी गॉट लॉन्च्ड, सो वी वर अमंग्स द वेरी न्यू वंस, नई आवाजें थी जम्मू के लिए, है ना. तो देयर वर लॉट ऑफ कॉल-इन्स, बहुत कॉल्स आती थी सुबह सुबह ही कई बार ना, कि मैम आज ये गाना बजा दो, आज ये कर दो, अच्छा आज आप इस बारे में क्यों बात नहीं करते, आज यहाँ ट्रैफिक है, आज ये हो गया, आज वो हो गया. तो वो इंटरैक्शंस इतनी एक्साइटमेंट भर देते हैं मॉर्निंग में कि आई नेवर यूज्ड टू फील कि यार सुबह, मतलब अपने आप नींद खुलती थी और अपने आप एक्साइटमेंट होती थी कि ऑफिस जाना है. मतलब इम्पोर्टेंस फील होता था अपना कि यार Yes. मेरी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, Yes. तो उसके लिए मुझे जाना है. You ओके, you feel appreciated and you feel loved. यही चीज तो ड्राइव करती है एक इंसान को. वही किक होती है. एग्जैक्टली. जब मैं भी काम करता था ना, हम्म. लाइक पहले, तो हम लोग सेमिनार वगैरह करते थे, तो संडे को हमारे सेमिनार्स होते थे, सैटरडे या संडे को सेमिनार होते थे. तो हम लोग भी कभी 10 बजे होना, कभी 12 बजे होना, तो सुबह जल्दी उठना संडे को और अपनी पूरी टीम को कॉल करनी और सेमिनार होस्ट भी करना कभी कभी. तो फिर वो होता है कि नहीं उठना है यार, जल्दी करना करना है. right. तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन रहती है एक अपने आप इंसान को. आती है. देन आरजी के बाद लाइक किस तरीके से आपकी लाइफ होती है, आरजी की डे लाइफ किस तरीके से चलती है, मतलब दिनचर्या बात करें अगर हम तो. एज एन आरजे बहुत इंटरेस्टिंग सा दिन होता है. लाइक मैं क्योंकि सुबह का शो किया करती थी, तो मॉर्निंग मुझे लगता है सबसे हेक्टिक भी होता है बट सबसे इंटरेस्टिंग भी होता है, क्योंकि सुबह जब आप स्टूडियो आते हो कोई नहीं होता. यू आर द किंग ऑफ योर स्टूडियो, यू आर द किंग ऑफ द प्लेस. आप अपने हिसाब से अपना शो करते हो पूरा, है ना, जो भी आपको डिजाइन करना है, जैसे जैसे भी चलता है. एंड बाय द टाइम आपका शो खत्म होता है, उसके बाद सब लोग स्टूडियो आने लगते हैं या ऑफिस आने लगते हैं. सो वो एक बहुत मुझे लगता है कि वो मी टाइम जो हम कहते हैं ना, मेरे लिए वो स्टूडियो टाइम मी टाइम हुआ करता था. कि वो 4 घंटे कंप्लीटली मेरे हैं. हाउ आई वांट टू लिव इट, आई लिव इट माय वे, है ना. एंड उसके बाद मोस्टली सिंस आई सेड कि इट्स मोर अबाउट कंटेंट क्रिएशन, है ना. अगले दिन के लिए थोड़ा बहुत रिसर्च वर्क शुरू हो जाता है. देन हम स्टेशन लेवल पे अगर कुछ कैंपेन्स कर रहे हैं या, है ना, सोशल पर्सपेक्टिव से अगर हम कोई भी कैंपेन कर रहे हैं, उसके बारे में थॉट्स लाना, नई नई चीज़ें क्रिएट करते रहना. फिर जैसे अलग अलग तरह के दिन होते हैं, बॉयफ्रेंड डे, नेशनल टी डे या नेशनल एनवायरनमेंट डे, हेल्थ रिलेटेड कुछ, तो उनसे रिलेटेड नई नई चीज़ें सोचना कि यार क्या नया पर्सपेक्टिव पेश कर सकते हैं या क्या नया कर सकते हैं इससे रिलेटेड. एंड सिंस वी वर द जनरेशन जिन्होंने रेडियो के साथ साथ सोशल मीडिया में भी स्विच इन किया, है ना. I believe we were the first RJs जो सोशल मीडिया पे भी आए, and that was again the reason शायद हम जो बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी मिली, सोशल मीडिया was the key for us. तो आई थिंक फिर उसके बारे में सोचना, लाइव जाना या कंटेंट क्रिएट करना, वो सब चीज़ें पैरेलली चलती रहती हैं. एंड यूजुअली रैप अप 3, 3:30, 4 बजे मॉर्निंग शो का रैप अप हो जाता है, एंड देन यू आर फ्री टू गो वेयरएवर यू वांट. ओके, डिपेंडिंग अपॉन कि रेस्ट ऑफ द डे के लिए कोई टास्क अलाइंड ना हो तो. अच्छा. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट लाइक कि एक आरजे कितना पैसा कमा लेता है, अगर मान के चलो एक अच्छा खासा आरजे बन गया हुआ, तो कितने पैसे कमा लेगा वो? सबसे इंटरेस्टिंग सवाल. यस, बट सिटी टू सिटी वेरी करता है. छोटे शहरों में इनकम्स लिमिटेड होती हैं. इफ यू टॉक अबाउट जम्मू, देन हाउ मच? आई कैंट स्पीक द नंबर्स क्योंकि आपको हमारी सैलरी पता चल जाएगी. बस ये कहूंगी कि टू अंडरस्टैंड द क्रक्स की सैलरीज कैसे डिसाइड होती हैं, है ना. एक शहर का अपना एक रेवेन्यू मॉडल होता है ऑब्वियसली, है ना, कि ये शहर इतना टोटल इनकम जनरेट कर सकता है. अब उस टोटल इनकम जो जनरेट हो रही है, ऑब्वियसली स्टाफ की सबकी सैलरी उसी में से निकलनी है ना.
और जितना छोटा शहर इनकम्स उतनी छोटी, जितना बड़ा शहर जितना बड़ा रेवेन्यू उतनी बड़ी सैलरीज। प्लस अब आई थिंक थोड़ा सा एक मार्केट सिनेरियो चेंज हुआ है कि सोशल मीडिया के थ्रू भी अर्निंग्स आने लग गई हैं, है ना, बहुत सारे लोगों को। इनफैक्ट मिर्ची इज नो मोर रेडियो स्टेशन, है ना, वी आर इनटू 360 डिग्री प्रमोशंस, हम इवेंट्स करते हैं, हम सोशल मीडिया प्रमोशंस करते हैं, एंड एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय द ब्रांड इटसेल्फ। सो आरजेस आर टेकन केयर बाय, मतलब हमें जैसे सोशल मीडिया एजेंसीज होती हैं वैसे मिर्ची अपने आरजेस को खुद मैनेज करता है। सो एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय मिर्ची इटसेल्फ। तो हम लोगों को वो टेंशन नहीं है कि वी नीड मैनेजर्स टू मैनेजर्स, या हमें कौन पिच करेगा बाहर, या रेवेन्यू हमारा कौन डिस्कस करेगा। सो मिर्ची की इंटरनल टीम ही सब मैनेज करती है। सो अब वो अपॉर्चुनिटीज भी है ना टीम के पास होने लग गई है। अब अगेन बड़े शहरों में बड़ी अपॉर्चुनिटीज और छोटे शहरों में छोटी अपॉर्चुनिटीज, बट देन एक अच्छा, आई थिंक मोर देन सैलरी, द काइंड ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन यू रिसीव, वो आपकी अर्निंग्स बन जाती हैं। और मुझे पर्सनली लगता है कि ये बुजुर्ग ना कहते हैं कि आप पैसे कितने कमाते हो वो मैटर नहीं करता, आपने लोग कितने कमाए वो आपकी असली अर्निंग होती है। सो एक आरजे की लाइफ में वो हर रोज इतने लोगों से जुड़ना, हर रोज उतने लोगों से प्यार पाना, और इमेजिन आप बस अपने दिल की बात रेडियो पे शेयर कर रहे हो और किसी को वो हिट कर गई और उस इंसान के दिल में आपके लिए एक जगह बन गई। सो यू आर लाइक, आपने एक इंसान कमा लिया, और हर रोज में आप कितने इंसान कमाते हो आपको खुद भी नहीं पता। सो वो मॉनेटरीली आप कितना अर्न करते हो उससे कहीं ज्यादा मायने वो रखता है कि आप कितने लोगों के दिलों में बस चुके हो। That's amazing. Yes. Okay, so जब एक आरजे की अगर हम बात करें तो उसकी आवाज से उसको ज्यादा लोग जानते हैं, है ना, क्योंकि वो पीछे होता है, उसकी वीडियो नहीं दिखती है। हाँ। आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम है, तो चलो दिख जाते हैं, सर्च कर लेता है बंदा उसको, तो वो दिख जाता है। लेकिन आपको ऐसा बहुत बार कोई ऐसा हुआ है कि यार सिर्फ लोगों ने आपको आपकी आवाज सुन के ही पहचाना हो, या आप कभी मतलब फिजिकली सामने हो बट जाना नहीं होगा, लेकिन आप बात करो तो फिर आप वही हो श्वेतिमा 98.3 वाले? आई स्वेयर आज भी ऐसा कई बार होता है कि आई थिंक 2 दिन पहले मैं किसी डॉक्टर के पास थी, एक अपॉइंटमेंट थी मेरी, तो मेरे साथ कोई शख्स बैठी थी, वो फौज में है, मतलब द लेडी वाज आर्मी ऑफिसर, एंड वैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करती हैं आप। मैंने कहा मैं रेडियो जॉकी। कहती श्वेतिमा तो नहीं, एंड यू नो द मोमेंट शी सेड इट आई वाज लाइक कि मैंने बस ये कहा कि मैं रेडियो में हूँ, और उन्होंने इमीडिएटली, मैंने कहा आपने कैसे पहचाना। देन शी स्टार्टेड टेलिंग मी कि मैं एसएसबी की जब तैयारी कर रही थी, आई यूज्ड टू हियर यू ऑन रेडियो, और मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ और आपका बोलने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है। तो मतलब इट फेल्ट लाइक अचीवमेंट, क्योंकि मुझे रेडियो छोड़े, मतलब रेडियो पे ऑन एयर गए 2 साल हो गए हैं अब, और फिर भी अगर आपको कोई रैंडमली मिले, पहचाने और ये कहे कि आपको सुनते थे और आपकी आवाज से आपको पहचान जाए, इट फेल्ट लाइक एन अचीवमेंट। और जब तो नया नया लॉन्च हुए थे तब तो बहुत अजीबोगरीब एक्सपीरियंस होते थे। ये तक होता था कि अगर फॉर एग्जांपल कोई मिला, हम किसी इवेंट पे हैं ना, किसी ने हमें पहली बार सुना इन पर्सन, तो बाद में आके कई बार ये भी सुनने को मिलता था कि हमने सोचा नहीं था आप ऐसे दिखते होगे और फिर ना समझ नहीं आता कि उसका रिएक्शन क्या दे, कि इज इट अ पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट और या बेइज्जती कर रहे हो, वो समझ नहीं आता था। सो वैसे एक्सपीरियंस भी हुए हैं, और ऐसे भी हुए हैं जहाँ पे लोग है ना मिलके बिल्कुल फैसिनेट हो जाते थे कि अरे आपको रेडियो पे सुनते हैं, आज आपको देख लिया। सो वो बहुत स्पेशल मोमेंट्स होते हैं एक आरजे की लाइफ में, क्योंकि इंसान मेरे को ऐसा लगता है ना, इमेजिन करता है कि अगर उसकी आवाज किसी इंसान की मतलब इतनी, हाँ विजुलाइज करते हैं ना कि ये इंसान ऐसा दिखता होगा, ही ज्यादा सुंदर होगा, कितना ही ज्यादा सॉफ्ट होगा, ये होगा, ऑल्दो आप हो बट वो होता ना कि इंसान में, तो फिर वो यार हमने तो सोचा नहीं था कि आप ऐसे होंगे, आप ऐसे हो। सो वो कई बार रिएक्शंस बहुत ओवरवेलमिंग हो जाते हैं। तो उस टाइम पे आप क्या सोचते थे फिर, तो क्या फील होता था? यार वही वो ना, जब सामने से एकदम से रिएक्शन आता है कि बस समझ ही नहीं आता कि ये किस सेंस में बोला है, किस सेंस में बोला है। आई रिमेम्बर मोती बाजार वाला जो रोड है, परेड से ऊपर जो रोड जाती है ना,
वहाँ जाम लगा हुआ है प्रॉपर, मतलब बिल्कुल ऐसे पैक्ड। सो रानी पार्क वाली साइड जो रोड जाती है ना, उस चौक पे, टी पॉइंट पे बिल्कुल पैक्ड जाम लगा है। और हम सब्जी मंडी से क्रॉस करके इस तरफ जा रहे थे, मैं और मेरे साथ एक और फ्रेंड थी। एक बाइक वाले भैया आ रहे हैं, हेलमेट पहनी हुई है प्रॉपर, एकदम से हेलमेट ऐसे शीशा ऊपर करते, आप श्वेतिमा हो ना? तो आप डर गई होंगी। ट्रैफिक में मैं ऐसे खड़ी हो गई, मैंने कहा मान लेती हूँ मैं भी। और कहते मैम सेल्फी। मैं मन में सोच रही हूँ, मैंने कहा भाई मतलब देख ले आगे पीछे भी। और लिटरली उसने वही जाम में बाइक लगाई, उतरा, मेरे साथ सेल्फी ली एंड देन मतलब बहुत ऑकवर्ड था बट ओवरवेलमिंग भी था। और मैं पैरेलली ये सोच रही थी कि जो बाकी इतने लोग वहां जाम में फंसे हुए हैं और सब गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में एक दूसरे को देख रहे हैं, वो क्या सोच रहे होंगे उस टाइम पे। But then just to make that one person smile, I just adjusted to the situation. आपने चलो ठीक है, किसी की खुशी के लिए कोई बात नहीं, इट्स ओके। क्योंकि वो भैया मतलब वो इतने एक्साइटेड थे, जो मतलब लिटरली ऐसे शीशा करके ऊपर करके चिल्लाया, आप श्वेतिमा आना, एंड देन एक सेल्फी प्लीज, और जाम के बीच में बाइक लगा के, दैट वाज वेरी ओवरवेलमिंग। ओके, बिफोर मैरिज एक आरजे वुमेन के लिए मतलब उसकी लाइफ कैसी होती है, उसको किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन करो। आई थिंक आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड। मैं कई बार हंसती हूँ इस बात पे कि मेरा सोशल मीडिया ना, वो डेली सोप्स देखते हैं ना हम टीवी में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जिसमें एक जनरेशन, फिर उनके आगे दूसरी जनरेशन, फिर तीसरी जनरेशन, वो मतलब ऐसे कहानी चलती जाती है। सो मेरा सोशल मीडिया वैसे ही चला, कहानी की तरह। जब मेरी एंगेजमेंट हुई, फिर मेरी शादी हुई, फिर देन आई गॉट प्रेग्नेंट एंड देन आई हैव अ बेबी। तो मेरे जो फॉलोअर्स हैं, दे आर देयर विद मी इन द एंटायर जर्नी, और वो मेरे हर फेज ऑफ लाइफ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि मेरी फॉलोअरशिप तब मेल परसेंटेज ज्यादा थी, फीमेल परसेंटेज कम थी। अब उल्टा है। अच्छा। फीमेल परसेंटेज ज्यादा है और मेल परसेंटेज कम है, अगर आप मेरे स्टैटिस्टिक्स देखो तो। बट आई एम वेरी हैप्पी विद इट, बिकॉज यू नो, यू इवॉल्व विद टाइम। और मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग जो जेन्युइनली आपसे कनेक्टेड है, वो आपके हर फेज ऑफ लाइफ में आपके साथ रहेंगे। और मेजॉरिटी ऑफ माई ऑडियंस स्टेड विद मी, सो विच फील्स लाइक अ ब्लेसिंग, कि वो मेरा फेज ऑफ लाइफ एंजॉय भी करते हैं, दे शेयर देयर फीलिंग्स विद मी। अब जैसे अगर मैं कभी मदरहुड से रिलेटेड कुछ पोस्ट करती हूँ, सो द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज आई गेट, तो अच्छा लगता है कि चाहे मैं रेडियो पे नहीं भी हूँ, बट एक सोशल मीडिया के माध्यम से ही आई एम स्टिल कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ पीपल। ओके, सो आफ्टर जब, अच्छा पहले ये तो बताओ आपकी लव मैरिज हुई या अरेंज? बहुत सारे लोगों को ये जानना है। So we got to know each other through a family friend only. और देन हम मतलब एक बार मिले और उसके बाद फिर फेसबुक पे बात शुरू हुई। सो कैन से कि इट इज लव प्लस अरेंज्ड या अरेंज प्लस लव, दोनों तरह से किसी भी साइड लेके जा सकते हैं। बट यस, आई फाउंड हिम समबडी। एक लड़की को ना ये चाहिए होता है कि मैं कुछ कहूँ तो, यू नो, इंडियन फीमेल्स आई थिंक एक ही चीज हर लड़के में चाहती हैं कि मैं जो कहूँ मेरी सुनवाई हो। और जब आपको लड़के में वो चीज नजर आती है ना, जो ये कहता है कि यार तू चल, मैं खड़ा हूँ, मतलब तू सपने देख, मैं खड़ा हूँ, ये आई थिंक हर लड़की चाहती है। क्योंकि सैड रियलिटी, बट हर लड़की को बचपन से ये कहा जाता है कि बेटा शादी के बाद कर लेना। जैसे एग्जाम्पल कि मुझे स्लीवलेस ब्लाउज पहनना है, नहीं बेटा, शादी के बाद अगर पति अलाउ करेगा तो पहन लेना, है ना। कि मुझे सोलो ट्रिप पे जाना है, शादी के बाद चले जाना, तब तो और चांस नहीं है, ना। सो मतलब आई थिंक ये मोस्ट ऑफ द इंडियन गर्ल्स के साथ, अब आई एम श्योर सिनेरियो काफी हद तक चेंज हुआ है, बट मोस्ट ऑफ द इंडियन गर्ल्स हैव फेस्ड इट। हम मिडिल क्लास के लोग हैं, जहाँ पे पापा हमेशा यही कहते हैं कि है ना बेटा, पूरी उम्र पड़ी है करने के लिए, है ना, फ्रेंड्स के साथ गर्ल्स ट्रिप पे जाना है, पूरी उम्र पड़ी है करने के लिए। बट वो पूरी उम्र नहीं पड़ी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हम आते ही मैं बात कर रही थी, ये कहते हैं कि बेटा 10th करते हैं ना जब हम, घर वाले पता क्या कहते हैं, बस 10th अच्छी परसेंटेज ले आओ, फिर आगे कोई टेंशन ही नहीं है, मजे, फिर जिंदगी फिर मजे। फिर 12th, फिर बोलते हैं बस 12th की बात है, 12th में अच्छे परसेंटेज ले आओ, फिर सॉर्टेड है लाइफ।
फिर हम चलो मेहनत करके 12th भी कर लेते हैं, फिर कहते हैं बस ग्रेजुएशन, उसके बाद टेंशन ही नहीं जिंदगी में, ऐश करो। ग्रेजुएशन करते हैं, फिर कहते हैं चलो मास्टर्स कर लो, अच्छी जॉब लग जाएगी, फिर मजे ही मजे। फिर बंदा मेहनत करके मास्टर्स भी कर लेता है, फिर कहते हैं अच्छी जॉब मिल जाएगी, फिर मजे ही मजे। फिर बंदा चलो मेहनत थोड़ी सी और करता है, स्ट्रगल थोड़ी और करता है, तो जॉब भी लग जाती है। बेटा शादी कर लो, फिर फार्ग, फिर चलो शादी हो जाती है। फिर जो उसने शादी से पहले if you are very lucky and if your husband has similar taste, then you are, it's great, है ना। अगर आपकी सेम टेस्ट है, वो भी ट्रैवल लवर है, या वो भी है ना आपकी तरह मूवीज देखना पसंद करता है, या घूमना पसंद करता है, या जिसको दोस्त बनाना पसंद है, तो मतलब अगर आपकी तरह का है फिर तो सॉर्टेड। बट अगर वो ऑपोजिट है फिर डिफिकल्ट है, फिर तो बहुत डिफिकल्ट है। और शायद कितनी सारी गर्ल्स के ड्रीम्स उन चीजों में भी कॉम्प्रोमाइज होते हैं, बिकॉज शादी से पहले यही कहा जाता है कि बेटा शादी के बाद कर लेना, और शादी के बाद एक और रियलिटी चेक आता है जहाँ पे बंदा कहता है कि हेलो मैं कहाँ हूँ, पहले मैं बेटी बन के जीती रही, अब मैं बहू बन के जीने लग गई हूँ, या बीवी बन के जीने लग गई हूँ, मैं कहाँ हूँ, वेयर एम आई। एंड आई हैव पर्सनली सीन सो मेनी गर्ल्स गेटिंग लॉस्ट इन दिस स्ट्रगल कि मैं कहाँ हूँ, वेयर एम आई। ओके, थोड़ा सा शादी के बाद थोड़ा एक्सप्लेन करो, लाइक एज अ वुमन अभी शादी करी, तो शादी के बाद लाइफ एकदम जो ड्रास्टिक चेंज क्या आता है, क्योंकि अभी इससे पहले आप अपने फैमिली में रह रहे थे, फिर शादी के बाद एकदम आपका परिवार चेंज, आपका रहन सहन, क्लोथिंग, एवरीथिंग चेंज। तो एज अ पर्सन मतलब क्या फील होता है उस टाइम पे, मतलब खुशी तो होती है, लेकिन खुशी के साथ साथ वो एडजस्टमेंट कितना डिफिकल्ट होता है। आई रियली वांट टू शेयर दिस। मेरी कजन थी, मेरी बहुत बनती थी उससे, हम कॉलेज में इकट्ठे थे, मैं एमटेक कर रही थी, शी वाज डूइंग एमबीए, एंड उसी दौरान उनका रिश्ता फाइनल हुआ एंड शी गॉट मैरिड, हैप्पीली मैरिड, बहुत अच्छे घर में शादी हुई, टू अ वेरी हैंडसम एंड वेरी लविंग पर्सन। एंड जब मेरी शादी थी उससे थोड़े टाइम पहले की बात है, हमारी कुछ इंटरेक्शन हो रही थी, तो उसने मुझे कहा कि हम लड़कियां अच्छी बहू बनने के चक्कर में पहले 3-4 महीने जरूरत से ज्यादा कर देती हैं, और फिर पूरी उम्र उसके लिए पछताती रहती हैं। शी हैड वेरी ब्लंटली टोल्ड मी दिस, और उसने मेरे को क्लियरली कहा था कि ये गलती मत करना। और आपने बट आई थिंक हाँ, सिर्फ मैं क्या, हर लड़की करती है। पता है क्यों? क्योंकि जब विदाई होती है ना, पापा बस ये कहते हैं कि अगले घर में हमारी इज्जत रखना, और हर लड़की को यही कहते हैं, हर लड़की को। और हर लड़की यही कोशिश करती है कि यार कुछ भी हो जाए मेरे माँ बाप पे बात ना आए, है ना, कि कोई ये ना कहे कि क्या सीख के आई है, और उसके लिए ना वो जी जान लगाती है, जी जान लगाती है। एंड लाइक यू सेड, वो पूरा सेटअप नया है। मतलब आप सोचो, आपने 2 गमले हैं, बस यहाँ से एक फूल उठा के इधर लगा दिया और बाकी वो एज इट इज है ना। अब वो जो एक बिछड़ के दूसरी जगह गया है, उसको अगर वहां पे उतना ही पानी, उतनी खाद, उतनी रिक्वायर्ड सनलाइट और उतनी रिक्वायर्ड छांव सब मिलता रहा, तो वो शायद इस वाले को भी उतना ही खिला हुआ बना लेगा। बट देन अगर वहां पे खाद, पानी, हवा, धूप, छांव में फर्क हुआ तो वो मुरझा जाएगा ना। एंड बहुत सारी गर्ल्स के साथ शायद यही होता है, क्योंकि एक बेसिक चीज समझना, फॉर एग्जाम्पल मेरी शादी हुई है ना एक घर में, अब मेरी सासू माँ की मुझसे एक्सपेक्टेशन है, ससुर जी की है, देवर की है, ननंद की है, भाभी या जो भी है फैमिली में, सबकी एक्सपेक्टेशन है। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, मैं जनरल एज अ विमेन अगर मैं पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहूँ तो, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां ये पर्सपेक्टिव शेयर करती हैं, सिंस आई एम सो एक्टिव, आई कीप टॉकिंग अबाउट ऑल दिस ऑन सोशल मीडिया, तो मेरे को वापस रिस्पॉन्सेज भी वैसे ही मिलते हैं। तो होता ये है कि एक्सपेक्टेशन उस एक बंदे से है, उन 7, 8, 9, 10 जितने भी लोग हैं उस फैमिली में, सबके साथ एडजस्ट करने की। पर जबकि अगर हर बंदा उस नए शख्स की एक एक चीज अडेप्ट करने लग जाए कि अच्छा इसको बैंगन पसंद है, चलो आज बैंगन बनाएंगे, अच्छा इसको चाय में चीनी कम पसंद है, चलो हम भी चाय में चीनी कम पियेंगे, अच्छा इसको रूम में ये कलर पसंद है, चलो इस रूम का डेकोर चेंज करते हैं। मतलब हर बंदा अगर लिटिल चेंज उस एक शख्स के लिए अपने आप में ले आए, तो उस एक शख्स के लिए उन सब के साथ अडेप्ट करना कितना इजी हो गया। बिल्कुल। जबकि होता क्या है, that one person is required to adapt to everyone else. Yeah, it's very so difficult. that is one of the most difficult phases in a girl's life, जो शायद
99.9% लड़कियां हंस के कर लेती हैं, बट कहीं ना कहीं विद द वन रिग्रेट कि यार जो मैंने 5 मिनट पहले बात कही कि मैं कहाँ हूँ। अगर आज की डेट में ना आप अपनी मम्मा से पूछना कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, उनको याद नहीं होगा। क्यों? उनको वो याद होगा कि पापा का फेवरेट कौन सा कलर है जिसमें मम्मा को पापा अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, पॉइंट। कभी मम्मी को पूछना मम्मी फेवरेट सब्जी कौन सी है, आपकी फेवरेट सब्जी पता होगी उनको, अपनी नहीं पता होगी। क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जिंदगी जी है, वो अपनी खुशी पहले से पहले हमें, पहले पापा के लिए फिर और फिर हमारे बच्चों के लिए, एग्जैक्टली। और अपने लिए जिए अपने लिए तो कभी नहीं नहीं। जी। अच्छा, माँ बच्चे के लिए दूध गर्म करती है, माँ बच्चों के लिए करेगी, हस्बैंड के लिए करेगी, कभी खुद पीती है? कभी देखा? नहीं, मैंने तो रात को बादाम भिगोएगी, पापा के लिए भिगोएगी, बच्चों के लिए भिगोएगी, कभी खुद के लिए भिगोए? कभी और नहीं। खुद करेंगे भी तो लास्ट में खाएंगे, और खाना हाँ, भी, इवन खाना भी एवरीथिंग। मतलब सब्जी बच गई तो खा लेंगी, नहीं बची तो इस चीज में संतुष्ट कि मेरे बच्चों ने खा लिया या मेरे परिवार ने खा लिया। शिकायत नहीं होगी कभी। मतलब हैव यू एवर हर्ड मम्मा सेइंग कि आज मेरी पसंद की सब्जी बनेगी? नहीं, नेवर एवर। क्योंकि उनको याद ही नहीं है उनकी पसंद क्या है। शी हैज इन्वेस्टेड हरसेल्फ सो मच इनटू एवरीवन एल्स कि उनको याद ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या पसंद है, क्या खाना, क्या पहनना, कहाँ घूमना। नो चॉइस एट ऑल। एक वुमेन की लाइफ इतनी ज्यादा डिफिकल्ट होती है, ये तो मैं आज जान रहा हूँ। मतलब मैंने कभी भी इतनी गहराई से नहीं समझा था। हमें ठीक है, मम्मा ने बना लिया, ओके यार खा लिया, मम्मा बोले मम्मा ये कर दो, उसमें वो भी कर 10 दो, नुस्खे ठीक हम है। निकालते हैं हाँ, कि मम्मा मम्मी यार यार ये क्यों बनाया, नमक या ज्यादा ये है, क्यों मिर्च किया। ज्यादा है, हाँ। या ऐसा सही नहीं बना, तेल ज्यादा है, या कुछ है। और उन्होंने कोई भी कंप्लेन नहीं करी आज तक, मतलब किसी भी चीज को लेके कभी नहीं, भी चाहे नहीं। वो हम किसी भी चीज की बात करें। मतलब बहुत पावरफुल चीज है वुमेन। यस। आपने रियलाइज करवाया यार। और उसके बाद यू नो आपकी हर चीज ऑन पॉइंट होगी बिना आपको रियलाइज करवाए। अच्छा, कभी एक दिन ना स्विच करके देखना, मम्मी के रोल अगर पापा को करने पड़े कि सुबह उठ के सारा ब्रेकफास्ट बनाना है, बच्चों के कपड़े प्रेस होने चाहिए, शूज पॉलिश होने चाहिए, सॉक्स ढूंढ के पड़ी होनी चाहिए, या टॉवल अपनी जगह पे होना चाहिए, टिफिन ऑन पॉइंट टाइम, मतलब राइट टाइम पे टेबल पे पैक हुआ पड़ा होना चाहिए। ये अगर एक दिन पापा को करना पड़े, हो ही नहीं पाएगा। इट्स क्योंकि वुमेन मल्टीटास्किंग होती है, मेन ऐसा नहीं है। आई थिंक वही एक और रिस्पांसिबिलिटी सिखा एग्जाम्पल, देती हैं, कह सकते एक और चीज नहीं, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी बात नहीं है, हमने कभी जरूरी ही नहीं समझा उनको सपोर्ट करना। अच्छा, ये मेरे को बात बताओ, घर पे गेस्ट आए एंड यू हैव अ सिस्टर, आपको आवाज देंगे पानी देने के लिए या बहन को? बहन को। क्यों? क्योंकि वो लड़की है। मतलब ऐसा Why is बनाया it गया gender है, defined? बट Why? आजकल हमें भी बोला जाता है, है अरे ना? पानी पिला दो। Which is a good change. और मतलब कितनी छोटी सी चीज है, अगर संडे के दिन फॉर एग्जांपल है ना, यू एवरीबडी इज होम संडे को, है ना, पर जो तो हाउसवाइफ है ना, दे ऑल्सो समटाइम्स फील कि हमें ब्रेक मिलनी चाहिए किसी दिन। तो फॉर एग्जांपल है ना, संडे को यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मम्मी यार आप रेस्ट करो, आज ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगा। उस दिन मैम ज्यादा देर तक सोना होता है कैसे? तो क्या ये संडे तो मिलता है एक दिन। क्या ये सोने वाली फीलिंग मम्मी को नहीं आती होगी? आती होगी, लेकिन मम्मी ने सारा का सारा सारी Priorities. चीजें सैक्रिफाई कर दी ना हमारे लिए मैम। सो ये पर्सपेक्टिव स्विच चाहिए, आई थिंक स्पेशली हमारी जनरेशन को, जहाँ पे वी हैव मोर ऑफ वर्किंग वुमेन इन फोर्स। अब आई रियली थैंक माय फैमिली इन वेज कि मतलब थैंकफुली इस चीज पे हम लड़ते भी बहुत हैं, बट आई फील वेरी सपोर्टेड ऑल्सो कि फॉर एग्जाम्पल अगर सुबह एक चीज मैं कर रही हूँ तो सेकंड थिंग माय हस्बैंड विल डिवाइड। कई बार डांट के करवाना पड़ता है, बट कई बार ही वॉलंटरीली डज इट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किचन में चली गई हूँ कुछ ब्रेकफास्ट पैक करने, ही विल मेक श्योर कि वो बेबी को रेडी कर दें। डिवीजन ऑफ रोल्स है ना। किसी दिन अगर मैं कपड़े आयरन कर रही हूँ तो हो सकता है कि अगर उनको दिख रहे हैं कपड़े धोने वाले पड़े हैं, तो ही विल हिमसेल्फ इनिशिएट कि यार आज मैं धो देता हूँ। तो वो चेंज मुझे नजर आती है कि आज की जनरेशन में वो हल्का सा स्विच चेंज है। न्यूअर जनरेशन पेरेंट्स आर थिंकिंग इट इन अ डिफरेंट वे। हाँ, आई स्टिल रिमेम्बर, ये मैं इंसिडेंट्स बड़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि वही जो आपने कहा ना, जेंडर डिफाइंड रोल्स हैं हमारी फैमिलीज में। कोविड की बात है, मेरा भाई मेरे पास था बिकॉज मतलब कोविड की सिचुएशन थी, तो मम्मा सेड कि भाई को अपने पास ही रख,
बिकॉज अदरवाइज कभी बीमार पड़ जाओ या कुछ हो तो एटलीस्ट एक फैमिली मेंबर साथ होना चाहिए। तो मैं अपनी मासी के पास रहती थी, बट मासी भी नानी घर चले गए थे क्योंकि उन दोनों छुट्टियां थी, एक तरह से सब लॉक था। तब आप मैरिड थे? अनमैरिड थी मैं, कोविड टाइम्स की बात है। तो आई रिमेम्बर, सो भाई मेरे पास था, फुल रिसोर्स है मेरे पास काम करवाने के लिए। तो मैंने उसकी प्रेजेंस का पूरा फायदा उठाया। मैंने उससे सब काम करवाना, उससे झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, एवरीथिंग, आटा गूंदना, रोटी बनाना, सब कर दिया आपने। सब। एंड द डे मम्मा गॉट टू नो इट, आई कैन टेल यू मेरी कितनी चित्तर परेड हुई है। मतलब मेरी अपनी मम्मी ने मेरी इतनी परेड लगाई, क्या जरूरत थी, इसलिए भेजा था मैंने अपना लड़का तेरे पास, ये वो, बड़ी डांट पड़ी। वो बोलोगे अगली बार तो नहीं भेजूंगी। हाँ, मेरे लड़के को इतना काम करवाया। अच्छी चीज ये थी दैट माय ब्रदर केप्ट दैट रूटीन गोइंग, बिकॉज जैसे आप बोल रहे हो ना कि आज आपके लिए एक वो बलबॉर्न मोमेंट है कि यू रियलाइज सर्टेन थिंग्स कि यार मम्मा पे कितना बर्डन होता है। सो समवेयर माय ब्रदर आल्सो रियलाइज कि यार मम्मी अकेले कितना कुछ करती हैं। सो व्हेन ही वेंट बैक, वो ना बिना बताए छोटी छोटी चीजों में हेल्प करने लग गया। तो जैसे किसी दिन अगर उसने किचन में बर्तन धो रहा है और मम्मी ने देख लिया कि वो धो रहा है, बहुत डांट पड़ती थी और मेरे को गालियां चलती थी, क्या सिखा के भेजा मेरे बच्चे को। बट मम्मा ने ये नहीं सोचा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरी हेल्प, मतलब बट उनको ये लगता था कि मेरे होते वो क्यों काम करेगा। मतलब मम्मा का ये थॉट था कि मेरे होते मेरा बेटा क्यों काम करेगा, जो मेजरली मम्मियों को लगता है। ये पुरानी वो प्रथा चलते आ रही है, वो एक ट्रेडिशनल माइंडसेट है शायद, है ना। अभी जबकि शी इज एन एजुकेशनिस्ट, उनका इतना ब्रॉड विजन है चीजों को लेके, बट स्टिल अपने बच्चे को लेके जब बात आती है तो वेरी पोजेसिव। बट देन लेटर देयर केम अ स्टेज व्हेन मम्मा फेल इल, और पापा भी आई थिंक घर पे थे, बट मतलब ऑब्वियसली पापा भी अकेले कितना संभालते हैं। तो पापा और भाई ने पूरा घर संभाला था, क्योंकि उनको आप पहले से आपने ट्रेन करा था भाई और को। मेरे पापा वैसे हमेशा से ही हैज ऑलवेज बीन सपोर्टिव। वो मुझे याद है हम छोटे होते थे तो वो दादी की भी कभी कभी थोड़ी थोड़ी हेल्प करते रहते थे कि किचन में हेल्प कर दी, चलो आज पुलाव बना देता हूँ मैं, या छोटी छोटी चीजों में कि मैं कपड़े प्रेस कर देता हूँ या धोए, अच्छा मैं रेड़ आता हूँ, छोटी छोटी चीजों में वो हमेशा हेल्प करते थे। बट देन व्हेन आई सॉ दैट चेंज इन माय ब्रदर, आई फेल्ट प्राउड। वो चेंज जब मुझे अपने भाई में नजर आई, मुझे इतना प्राउड फील हुआ कि यार एटलीस्ट I could help change one person's perspective. क्योंकि और फिर मैं मम्मी को आज की डेट में ये कहती हूँ कि आपकी बहू आएगी ना, आपको दुआएं देगी दिल से कि क्या लड़का रेज किया है आपने। क्योंकि यू नो फॉर वर्किंग विमेन इट इज वेरी डिफिकल्ट। और आई ऑलवेज लाफ व्हेन आई टॉक अबाउट इट कि मतलब सुबह अगर एक मैरिड कपल की हम बात करें, आज की जनरेशन के मैरिड कपल की, है ना, अगर सुबह एक लड़के को दफ्तर जाना है, उसको उठना है, अपने कपड़े ढूंढने हैं जो कि ऑलरेडी आयरन होंगे 90%, अपने जूते ढूंढने हैं जो कि मोस्टली पॉलिश होंगे, अगर पॉलिश भी करने पड़े तो अपने ही जूते पॉलिश करने हैं बस, और सॉक्स भी ढूंढ के किसी को रखनी पड़ेगी उनके लिए, और टॉवल भी किसी को ढूंढ के रखना पड़ेगा। कौन है? वो मम्मी भी हो सकती है और वाइफ भी हो सकती है। तो सो उनको बस खुद रेडी होना है और ऑफिस जाना है। बट वेयरएज अ न्यूली वेड वाइफ जो वर्किंग है, उसको उठना है, उसको ये देखना है कि क्या किचन का कोई काम तो नहीं है जो मुझे निभाना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट बनाना, या अगर ब्रेकफास्ट बन गया है तो टिफिन पैक करना है, किसी को चाय पूछना है, या छोटा बहुत कोई ना कोई काम होता ही है। एंड देन व्हेन यू हैव किड्स, तो ऑब्वियसली बच्चे को देखना, बच्चे को तैयार करना, किसी जिसको भी हैंड ओवर करना है, दादी के पास छोड़ना है या डे केयर में लेके जाना है, जो भी मतलब ऑब्वियसली हर किसी के घर का एक अलग सेटअप होता है। तो उसको वो 10 चीजें और बीच में करनी है, फिर दफ्तर के लिए निकलना है। एंड व्हेन यू कम बैक, हस्बैंड ने आना है, बैग फेंकना है, टीवी लगाना है और मजे से बैठना है। वेयरएज व्हेन अ वाइफ कम्स बैक, तो शी हैज टू मेक श्योर कि बच्चे ने कुछ खाया है, नहीं खाया है, नहलाना है, तैयार करना है, खाना खिलाना है, क्या करना है, देन किचन में जाके देखना है खाना बना है कि नहीं बना है, दिन के कपड़े जो गंदे हुए हैं वो धोने के लिए डालने हैं या लॉन्ड्री में डालने हैं, जो भी करना है, आयरन करना है, अगले दिन की तैयारी करनी है, अगले दिन में खाना क्या बनेगा उसकी तैयारी करनी है, एंड देन फाइनली बच्चे के साथ भी खेलना है, और अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाना है, होमवर्क करवाना है, एंड देन हर डे कम्स टू एन एंड जब हेक्टिक सब सो चुके होंगे उसके बाद समवेयर। सो यू नो इट्स जस्ट पर्सपेक्टिव। और यहीं पे अगर द मेल्स ऑफ द फैमिली कम टू अ लिटिल सपोर्ट, छोटे छोटे काम अगर वो बांट ले, अगर किचन में वाइफ है तो बच्चे का होमवर्क आप करा दो, है ना, तो छोटी छोटी चीजें अगर हम बांटना शुरू कर दें तो बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। whenever I talk to any young mom especially,
सबका मेजॉरिटी का ये कहना है कि सपोर्ट सिस्टम एक वर्किंग मदर को जो चाहिए ना, वो अभी भी लैकिंग है हमारी फैमिलीज में, एंड दैट्स समवेयर वेरी ट्रू। क्योंकि वही जो हमने परवरिश की बात की कि पूरी परवरिश में वो पर्सपेक्टिव था ही नहीं ना कभी कि हमें भी घर के काम करने हैं, करेक्टर में वो चीज आई नहीं ना, है ही नहीं, वो परवरिश में कहीं डाली नहीं गई कि अब हम जैसे रील्स देखते हैं तो बहुत सारे लोगों को वो भी बहुत ऑकवर्ड लगता है। अच्छा, इसकी भी रील सारी ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो मैं बड़ी बार फील करती हूँ। बता दो आज। अच्छा, घर पे देखा जाए तो घर की जो बहू है और जो घर का जवाई है, दोनों दूसरे घर से आए हुए हैं, राइट? दोनों दूसरे घर से आए हैं ना, एक कि आपकी बेटी से शादी हुई है कि आपके बेटे से शादी हुई है। अब आइडियली तो दोनों का दर्जा बराबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अब जब जवाई घर आता है, उसको ज्यादा स्पेशली पूछा जाता है कि जी जवाई जी की फेवरेट कौन सी चीज है, तो घर पे खाना वही बनेगा जो जवाई जी की फेवरेट डिश है, स्पेशल ट्रीटमेंट। बट जबकि बहू जो बेचारी रोज आपके साथ रहती है, उसको एक बार भी कभी कोई पूछता है कि बेटा तेरी फेवरेट डिश कौन सी है? पता नहीं। You will experience this, but I don't think so. शायद इनिशियल डेज में कोई पूछ भी लेगा या एक दो बार बना भी देगा, बट जो जवाई जी को पूरी उम्र एक वो जो राजा साहब वाली ट्रीटमेंट मिलती है, वो बहू रानी को क्यों नहीं? उससे फील होता है ऐसे वुमेन को कि यार पार्शियलिटी क्यों है ये? हाँ है, क्योंकि वो आप ही का घर था और आपसे ज्यादा किसी और को मतलब अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है। तो नहीं मतलब वो जेलस फैक्टर नहीं होता, बट शी ऑलवेज फील्स कि यार व्हेन he deserves to be treated this special, why can't I? उनको अगर वो इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, चलो वो वंस इन अ वाइल आते हैं, अब हमें भी वंस इन अ वाइल वो ट्रीटमेंट दे दो चलेगा, बट वंस इन अ वाइल तो सही। हम भी तो डिजर्व करते हैं। वो वंस इन अ वाइल भी कभी नहीं होता, और बहुत आई थिंक बहुत कम और बहुत लकी घरों में ऐसा होता है जहाँ पे ये डिफरेंस नहीं होता। Like I can't mention the name, but I know few friends who are married into setups. One of my friends, उसके ससुर जी उसके लिए रोज ब्रेकफास्ट बनाते हैं। अच्छा, he loves, वो ससुर जी he loves cooking, तो वो रिटायर हो गए हैं शायद, तो he loves cooking और वो रोज उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के उसका टिफिन पैक करते हैं। Then I have another friend, उसकी मम्मा भी वर्किंग है, तो उसकी मम्मा सुबह उठ के अपने लिए तो बनाती हैं, अपनी बहू के लिए भी बनाती हैं। अच्छा। कि बहू ने भी जॉब पे जाना है, तो आई टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो नई है, छोटी है एज में, तो जब मैं इतने सालों से बना ही रही थी तो क्या फर्क पड़ गया। सो जब मैं ऐसे लोगों के बारे में सुनती हूँ, सो आई फील वेरी गुड, क्योंकि मेजॉरिटी हाउस होल्ड्स में सोच ये होती है कि बहू इज नॉट अ बहू, एक्चुअली इट्स मोर लाइक अ मेड, कि अब आ गई है संभालने तो ये संभाले। आज के टाइम पे भी है ऐसी सोच? आई थिंक है। I would mention about somebody who's a professor. मैं नाम नहीं लूंगी, थोड़ा टाइम पहले मेरी इंस्टा पे उनसे चैट हुई थी, बहुत लंबी बात हुई थी, एंड you know she actually mentioned that I go through this torture every day, that I wake up in the morning, I do every household chore, और फिर भी मतलब है ना, she doesn't feel appreciated in the family. और फिर ऐसे लोगों के बारे में जब मैं सुनती हूँ कि यार एक एजुकेटेड बहू है जो मतलब आगे वो कितने लोगों की लाइफ ब्राइटन अप कर रही है, और जब उसके साथ ऐसा है ना मिसट्रीटमेंट होता होगा घर पे, वो क्या एक्सपीरियंस लेके जाती होगी, जो वो पूरा दिन बच्चों के बीच में हंसते खेलते बिताती होगी और शाम को फिर उसी टॉर्चरस माहौल में आती होगी। सो इट समटाइम्स इज वेरी पेनफुल फॉर मी टू व्हेन आई गेट टू हियर सच स्टोरीज। और ये कहीं गाँव की नहीं है, मैं शहरों की बात बता रही हूँ, मतलब पीपल लिविंग इन सिटीज, बट यस वी स्टिल हैव सच पीपल। वो कहते हैं ना जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है, तो शायद इट गोज लाइक दैट। पर डू यू थिंक कि सोशल मीडिया की वजह से ये थोड़ा सा इन सब चीज़ों में चेंज आ रहा है? आई थिंक अकॉर्डिंग टू द टाइम और ज़्यादा आएगा चेंज? यार दोनों पर्सपेक्टिव्स कहीं ना पैरेलल ही चलते हैं। सोशल मीडिया पे भी आप दोनों ही तरह की चीजें देखते हो। अगर आप एक तरफ ना आप किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, दैट्स वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। क्योंकि मतलब कई बार मैं भी आई फील सो जेलस व्हेन आई सी रील्स जहाँ पे हस्बैंड्स वाइफ के लिए बड़े सपोर्टिव है, तो मतलब ऐसा लगता है कि यार हमारे पति ऐसे क्यों नहीं है यार। तो एक वो आता है एक सेकंड के लिए
बट देन यू फील लाइक बीइंग ग्रेटफुल फॉर लिटिल थिंग्स एटलीस्ट, कि कुछ नहीं से कुछ तो करते हैं। वो वाला पर्सपेक्टिव भी कई बार आता है कि यार इतना नहीं तो इतना तो करते हैं, है ना। देयर आर थिंग्स ही हैज चेंज्ड इन हिमसेल्फ, एंड दैट टू बीइंग इन दैट टिपिकल काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर। तो वो भी जम्मू जैसे शहर के लिए बहुत बड़ी बात है। और पैरेलली आज भी ऐसे, है ना, घर भी हैं या ऐसे लोग भी हैं जो ऑपोजिट साइड ऑफ कंटेंट कंज्यूम करते हैं। है ना, द सास बीइंग द टिपिकल नागिन टाइप्स जो सीरियल्स में देखा करते थे, वैसे घर भी हैं। दोनों दोनों तरह के घर हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि कंटेंट इज द की, बिकॉज वही एक इंसान के माइंडसेट को सेटल करती है, चेंज करती है। तो अगर हम टीवी में वही डेली सोप वाली चीजें ज्यादा देखेंगे तो हमारा माइंडसेट उस तरह से होने लग जाएगा। आई थिंक पहले वाली वो यही देखते थे, इसलिए वो वैसा ही ट्रीट करते थे। शायद फिर बहू आती थी, वो सोचती थी मेरी सास ने कहा मैं भी अपनी नेक्स्ट वाली का ऐसे ही करूंगी। और सोशल मीडिया ने थोड़ा सा इसमें चेंज करा है। राइट। ओके, अच्छा कभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि जैसे आप अभी थोड़ी देर पीछे बात कर रहे थे कि बहुत सारे हस्बैंड वाइफ रील्स बनाते हैं अलग अलग तरह की, तो कभी आपने नहीं सोचा यार मैं भी, क्योंकि आप ऑलरेडी इस फील्ड से हो एंड लाइक आपको बड़ा पसंद है, यू आर ऑलरेडी यू नो काइंड ऑफ सेलिब्रिटी, तो क्या मैं भी कर लूं अपने हस्बैंड के साथ, मैं भी बहुत अच्छी खासी और वायरल हो जाऊंगी? या आपके हस्बैंड से एक्ट करवाना ना टास्क है, वो जितनी रील में आ जाते हैं उसके लिए भी गनीमत होती है, बिकॉज ही इज लाइक कि प्राइवेट साइड ऑफ लाइफ हैज टू रिमेन प्राइवेट। कि और आई थिंक वन थिंग जो हमने अपनी शादी के बाद अभी तक हमने कंटिन्यू रखी, वो ये कि वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स डिसीजन। कि अगर मेरा कुछ डिसीजन है, ही विल स्टैंड बाय मी, एंड इफ उनका कुछ डिसीजन है, आई विल स्टैंड बाय हिम। प्लस अगर हमारे ओपिनियंस डिफर कर रहे हैं, कि अगर मैंने कुछ कहा और ही डजंट एग्री टू इट, या उन्होंने कुछ कहा है और मैं एग्री नहीं करती, देन वी ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग इट टू अ म्यूचुअल सॉल्यूशन, कि यार इसका सॉल्यूशन क्या है। सो जैसे आप कह रहे हो ना, कंटेंट रील्स जो हम इकट्ठे बना सकते थे, इट वाज अ क्लियर नो फ्रॉम हिम कि मुझे ये सब नहीं करना। जब आपकी शादी होने वाली थी तभी उसके बाद से हाँ अच्छा, ये नहीं मतलब ही वाज वेरी क्लियर कि मुझे ये सब नहीं करना। आपने पिच करा था ये? ऑब्वियसली बिकॉज मुझे, मेरे दिमाग में भी बहुत सारे आइडियाज आते थे, ये कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। इनफैक्ट हमने इनिशियली मैंने बहुत कन्विंस भी किया उनको, अपनी कुछ रील्स में उनको इंक्लूड भी करती थी, बट देन ग्रेजुअली ही वाज लाइक कि नहीं, आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग इट। तो देन वी रिस्पेक्टेड दैट डिसीजन। वो बीच बीच में किसी रील में आते हैं, बट वो गेस्ट अपीयरेंस होती है सिर्फ। चलो उतना ही बहुत है, उतना भी काफी है मेरे लिए। ओके। he's clearly like I don't want to be into that zone. I'm comfortable keeping my private life private. Okay. So अभी आप आगे फ्यूचर में क्या देख रहे हो? लाइक आज ये वाला जो आपका चल रहा है रेडियो में, तो उसमें अभी आपका क्या फ्यूचर है? मतलब काइंड ऑफ क्या देख रहे हो उसमें करियर के पर्सपेक्टिव से? इसी को कंटिन्यू करना है या लाइक स्विच का कुछ है, या अभी आप दोबारा से रेडियो पे आओगे? Surprise. अच्छा, सरप्राइज। I think We want to know actually. I am somebody जो ना बहुत प्लान करके नहीं चलती। I just go with the flow, जिंदगी जिस तरफ ले चले। तो yes, I keep on experimenting कि अगर कुछ नया आ रहा है, I'll be very open to try new things, but as such no plans yet, क्योंकि शायद अभी मैं मदरहुड के भी उस फेज में हूँ जहाँ पे my daughter needs a lot of my attention। तो मेरा वो ये ना साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट भी है कि माँ का ब्रेन जब व्हेन यू डिलीवर अ बेबी 60-70% of your brain goes on a shutdown mode, so that rest of the brain can completely focus on the growth of the baby. So it's a scientifically proven fact कि एक माँ का ब्रेन partially slow down या shut down हो जाता है ताकि rest of the brain can be focused on the care, baby care के लिए। So I felt it. ब्रेन वो मैंने आइडियली उन्होंने 6 months बोला था कि 6 महीने में इट ग्रेजुअली स्टार्ट्स गेटिंग बैक इनटू ट्रैक, बट समटाइम्स आई फील कि यार इट नेवर गेट्स बैक ऑन ट्रैक। इट इज ऑलवेज फोकस, मतलब बेबी इज अ प्रायोरिटी एंड एवरीथिंग फॉल्स ऑफ नेक्स्ट। या शायद मैं पर्सनली ऐसी हूँ। अगर आप मुझे बोलो कि अगर मुझे दिस अगेन इज अ वेरी बिग टॉपिक टू टॉक ऑन, कि मेरे को ना बड़ा अजीब लगता था उन फीमेल्स के बारे में सुन के who have to compromise their job just because they have delivered a baby. और इंडिया में I think 78% women do that. In our country, 78% women have to leave their job to take care of the baby. बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और ये मैंने रिसेंटली किसी एक स्टैटिस्टिक्स, किसी न्यूज़पेपर के स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था मैंने।
और मैं व्हेन आई ट्राई एंड एनालाइज द फैक्ट्स तो लगता है कि यार हो सकता है, क्योंकि जो हम काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं वो तो नहीं है, वो नहीं है। जम्मू की अगर मैं बात करूं, आप मुझे बताओ, अगर एक यू आर फीमेल, टॉकिंग अबाउट, सॉरी मैं आपको बीच में ये इंटरप्ट इंडिया कर के रहा हूँ, फैक्ट्स हैं। ये इंडिया के फैक्ट्स है, हाँ, बट ये प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हो ना, नहीं, ये कॉर्पोरेट, ऑल गवर्नमेंट सेक्टर कंप्लीटली, इंक्लूडेड? हाँ, 78% women leave their jobs to take care of their families ओके। because obviously बहुत सारी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं या हम्म। बहुत सारी फैमिलीज में उतना सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, या अगर सपोर्ट सिस्टम भी है तो एक बेसिक माइंडसेट है कि यार बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम संभालो, तुम्हारा बच्चा है ना। जबकि शायद जब हम लोग छोटे थे तब दादी नानी यूज टू टेक ओनरशिप, यार हम बच्चा पाल लेंगे, तुम काम पे ध्यान दो, है ना। आई डोंट नो व्हाट कुड बी द रीजंस, बट मैंने अपने सामने बहुत सारे ऐसे लोगों को जॉब छोड़ते देखा है whom I used to feel यार ये तो कितने कैपेबल है, इन्होंने क्यों जॉब छोड़ी, या है ना, she could earn so well। तो बट क्यों? क्योंकि हर फैमिली डिसाइड्स दैट उसका बच्चा उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसका करियर नहीं। शी डजंट डिसाइडेड फॉर हरसेल्फ कि मेरा करियर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। ओके। बट और इवन इफ आई एम स्टिल वर्किंग, बट अगर आप मुझे बोलो कि क्या मैं अपने बच्चे की उतनी केयर कर पाती हूँ, नो, ऑनेस्टली नो। आप मैनेज कैसे, मतलब अभी मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मतलब यहाँ पे इसी के साथ में कंटिन्यू, लाइक आपके लिए कितने सारा चैलेंज रहता है बेबी के साथ वर्क को मैनेज करना, क्योंकि एज आई सी कि कितना डिफिकल्ट है आपके लिए मैंने तो प्रैक्टिकली देखा। थैंकफुली आई हैव अ जॉइंट फैमिली जहाँ पे है ना, शी इज टेकन केयर एट होम, वो घर पे मैनेज होती है। बट समवेयर एज अ मदर डज नॉट वांट टू रिलाई ऑन एनीवन। मतलब अब अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूं, मुझे पता है घर पे वो कुछ टाइम खेलेगी सबके साथ, बट मोस्ट ऑफ हर डे शी इज जस्ट वॉचिंग टीवी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली दादी को अपने काम करने हैं, या चाची दादी हैं उनको अपने काम करने हैं, या घर के जो बाकी मेंबर्स हैं सबके अपने अपने टास्क असाइंड है ना। तो मोस्ट ऑफ हर डे इज वॉचिंग टीवी, और अगर बीच में उसका 2-3 घंटे का नैप है तो वो, और अदरवाइज 9 बजे से पहले वो मेरे, मतलब 9 बजे तक मेरे पास है, और शाम को 6 बजे 7 बजे 8 बजे जितने बजे में मैं घर पहुंच पाऊंगी उसके बाद वो मेरे साथ है ना। बट यू नो व्हेन आई रीच होम, द वे शी आई सी शी इज वेटिंग फॉर मी, जैसे वो मेरे पास आती है और फिर रात के 12-1 बजे तक शी इज फुल ऑफ एनर्जी कि मम्मा मेरे साथ खेले, और मैं एग्जॉस्टेड हूँ कि मतलब बिकॉज आई हैव ऑलरेडी हैड अ टफ डे, और मे बी आई हैव हैड अ वेरी हेक्टिक डे, है ना। तो वहां पे ना वो एक मॉम गिल्ट हमेशा रहता है कि यार ना तो मैं पूरा जॉब पे अपना एफर्ट लगा पा रही हूँ, ना मैं बच्चे पे पूरा एफर्ट लगा पा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। एंड दैट्स मे बी वेयर मेजॉरिटी वुमेन डिसाइड कि यार छोड़ो करियर, पहले बच्चा। अकॉर्डिंग टू यू इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए एक वुमेन को, क्योंकि अगर वो जॉब में तो ऑब्वियसली उसको टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा। अगेन सपोर्ट सिस्टम इज द की। फैमिली सपोर्ट तो ठीक है, कुछ हद तक होती है। अब जैसे अगर आप बड़े शहरों में जाओ और अच्छे ऑफिसेज आप देखो, हर ऑफिस में अपना क्रच होता है, चाहे आप Amazon देख लो या माइक्रोसॉफ्ट देख लो, गूगल देख लो, बड़े बड़े जितने ऑफिसेज हैं, इनफैक्ट जैसे साइबर हब है दिल्ली में, गुड़गांव में, है ना, दे हैव देयर क्रचेस। आप बड़ी यूनिवर्सिटीज देख लो, दे हैव देयर इन हाउस क्रचेस सो दैट वर्किंग वुमेन कैन keep their kids there, they are taken well care, क्योंकि वहाँ पे trained nurses होती हैं, trained teachers होते हैं, trained maids होते हैं जिनको पता है कि बच्चों का, है ना, राइट काइंड ऑफ नर्सिंग कैसे करनी है, उनकी ग्रूमिंग कैसे होनी चाहिए, उनकी एज के हिसाब से वहाँ एक्टिविटीज होती हैं, और वो सेटअप्स छोटे शहरों में नहीं है। अब जाके कुछ प्लेवे स्कूल्स में क्रचेस शुरू हुए हैं, बट देन डिस्टेंस ट्रबल्स यू अ लॉट। जैसे गांधीनगर वाली साइड 1-2 क्रचेस हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी में क्रच है, बट दैट्स एक्सक्लूसिवली फॉर द टीचर्स ऑफ यूनिवर्सिटी। तो आई थिंक जो सपोर्ट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं उसमें ये वाले फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब माँ तो तब निश्चिंत हो पाएगी ना जब उसको पता है कि मेरा बच्चा बहुत सेफ है, प्लस शी इज ग्रोइंग, शी जो भी बेबी है, तो बेबी इज ग्रोइंग, वो जहाँ पे भी जिस भी सेटअप में है। बट व्हेन यू नो कि बेबी इज होम एंड जस्ट वॉचिंग टीवी, यू विल बी कॉन्स्टेंटली ब्लेमिंग योरसेल्फ, क्या ना, आंखें खराब हो जाएंगी, आंखें खराब हो जाएंगी, क्या सीख रहा है बच्चा, तुम मतलब तुम अपने आप को ही कोसते रहोगे कि क्या कर लेगी करियर बना के अगर बच्चा ही खराब हो गया। और समवेयर पीपल इन फैमिली आल्सो टेल यू दिस कि तेरा बच्चा खज्जल हो रहा है, तू क्या नौकरी कर रही है, क्या करेगी इतना पैसा कमा के। बट समवेयर इट्स नॉट अबाउट द पैसा, इट्स अबाउट हर ओन आइडेंटिटी। अब
मुझे अगर कोई बोले कि आरजेइंग के अलावा मेरी क्या आइडेंटिटी है, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है फिलहाल, अगर मैं आज के वक्त की बात करूं तो। आई रिसेंटली मेट समबडी जिन्होंने मुझे कहा कि यार तुम्हारा बच्चा भी तो तुम्हारी अचीवमेंट है। फाइन, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ मी, दैट्स नॉट हु आई एम। मैं माँ हूँ, वो मेरा एक किरदार है, बट दैट्स नॉट हु आई एम। और हमने शुरू में ये बात की थी कि मेजॉरिटी विमेन लूज देयर आइडेंटिटी, और वो सोच में चली जाती है कि यार मैं कौन हूँ, मैं एक बेटी तो हूँ, मैं एक बहू भी हूँ, मैं एक माँ भी हूँ, पर मैं कौन हूँ, मेरा मैं क्या हूँ, what is that I am meant for, what is my purpose of life। क्योंकि एक फीमेल के लिए सिर्फ बच्चा पैदा करना पर्पस ऑफ लाइफ तो नहीं हो सकता ना, देयर विल बी समथिंग एल्स एज वेल। उसका जन्म क्यों हुआ है, वो उस थॉट प्रोसेस में भी चली जाती है। पर्पस क्लियर होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और बट देन वी गेट लॉस्ट। आज के टाइम पे नहीं हो रहा है, आज के टाइम पे क्या पहले भी नहीं हो रहा था। हमने वही बात की ना, मम्मा के, अगर मम्मा की जर्नी भी देखें या शायद अपनी दादी की जर्नी भी देखें, दूसरों की जिंदगी जीने में वो इतने बिजी हो गए क्योंकि भूल गए, वो इतना ज्यादा प्रायोरिटी बन गया कि अपनी एग्जिस्टेंस कहाँ है। यू नो मैम, बट आई एम गेटिंग बिट इमोशनल कि इस तरह के थॉट सुन के। ओके, इसका मतलब ये है कि हमें शादी करनी चाहिए बड़ी देख सुन समझ के, ताकि हमारा जो पार्टनर है। अच्छा ये बताओ आप, एक पार्टनर कैसे चूज करना चाहिए इंसान को? ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ये आई थिंक पर्सनल चॉइसेस एज अ गर्ल, मतलब क्या क्या क्योंकि आप दोनों फेज जानते हो, राइट, पहले का भी और बाद का भी। मैं ऑनेस्टली बोलूं तो एक वक्त था जब मेरी सोच ये थी कि प्यार होना चाहिए, पैसा मैटर नहीं करता। बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आई स्टार्टेड फीलिंग कि नहीं, दोनों चीजें बराबर बहुत जरूरी हैं। क्यों? बिकॉज यू नो वी आर लिविंग इन टाइम्स जहाँ पे छोटी छोटी चीजें they can add a lot of meaning to it. I have seen a lot of girls जो भाग के शादी कर लेती हैं, but then they live in crunch because लड़का उतना established नहीं है, और फिर वो पूरी पता नहीं कितना लंबा अरसा ना वो इतनी स्ट्रगल में चला जाता है कि वो प्यार था भी कि नहीं वो याद ही नहीं रहता। But parallelly when I see where girls decide very smartly कि लड़का तो अच्छा होना चाहिए, हाँ प्यार भी होना चाहिए, बट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, their marriages are much more successful. और contrary to this, a lot of, I think मेरी शादी से अब तक मेरे ही फ्रेंड सर्कल मैंने 4 से 5 डाइवोर्स देखे हैं। मैं इसके बारे में बात करने वाला था। मैंने अपने ही फ्रेंड सर्कल में 4 से 5 डाइवोर्स देखे हैं, और What is the main reason behind this मतलब divorce? मैं हैरान होती हूँ कि इतनी लाविश मैरिजेस करने के बाद डाइवोर्स क्यों? Yes. What I could personally analyze was one factor कि फिर मैं उसी थॉट पे आ जाती हूँ कि हम चाहते तो हैं कि हम एक वर्किंग वुमेन को अपने घर में बहू बना के लाएं, पर क्या उस वर्किंग वुमेन जो इंडिपेंडेंट है थॉट्स से भी, फाइनेंशियली भी, बिकॉज देन शी विल हैव हर ओन से ऑल्सो, है ना। क्योंकि पहले क्या था कि नए घर में गए हो, जैसे घर वाले बोल रहे हैं आप एडजस्ट कर लेते हो, अडेप्ट कर लेते हो। बट देन इफ यू हैव बीन एन इंडिपेंडेंट गर्ल हु हैज लिव्ड हर लाइफ हर वे, she is financially independent and has her own choices and her own decisions, but उस नए घर में उसके ओपिनियंस को वॉइस आउट करने के लिए स्पेस नहीं मिल रहा। समझ रहे हो? जी जी। मतलब उसके ओपिनियंस को कोई वैल्यू नहीं कर रहा। वो कुछ कहना चाहती है, उसको ये कहा जाता है कि घर की बहुएं नहीं बोलती, या है ना, हाँ, मतलब यू हैव नो, लड़कियों का ये काम नहीं है, तुम घर के काम देखो इनमें, एंड देन शी इज लाइक, वो उसकी सेल्फ एस्टीम पे आ जाता है। बट आई ऑलवेज ऑल्सो फील सेल्फ एस्टीम और ईगो में ना इतनी सी लाइन है, थिन लाइन। वो अगर तुम्हारी सेल्फ एस्टीम पे आ रहा है, ट्राई एंड रिजॉल्व इट। बट डाइवोर्स तब होता है जब वो ईगो में कन्वर्ट हो जाता है। बोला कैसे मुझे, जब एक मतलब आई थिंक वो ड्यूअल साइडेड से होता है। हो सकता है she might have felt disrespected, but you know अगर तुम strong हो, independent हो, financially independent हो, you have to be wise enough to
earn that respect. ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेशंस मेरी लाइफ में नहीं आई होंगी, या शायद मैंने किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे डिसाइड ये ना सोचा हो कि यार गलती कर दी शादी करके, है ना। अच्छा, ये वाला पॉइंट ना मैंने बहुत बार सुना है, मतलब इवन माय फैमिली आल्सो समटाइम, माय मॉम कि यार क्यों ऐसा किया, मतलब आपके घर पे भी हुआ होगा कि ये वाला पॉइंट क्यों बोलते हैं कि यार गलती कर दी मैंने उस टाइम में शादी करके। आई थिंक वही क्या होता है ये हर फैमिली में होगा। वो सेल्फ एस्टीम और ईगो, जब वो सेल्फ एस्टीम ईगो पे कन्वर्ट होती है ना, जब इंसान को लगता है कि मैं ही परफेक्ट हूँ और सामने वाले को हम कुछ नहीं समझते, वो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। बिकॉज ये किसी ने बहुत सुंदर कहा था कि इंसान बुरा नहीं होता है, हालात बुरे होते हैं, हालात उसको वैसे बना देते हैं। यस, यू नो एवरी एक्सपीरियंस मेक्स यू समथिंग। कई बार वो आपको अच्छा बना देता है, कई बार वो आप में कड़वाहट भी भर देता है। सो यू नो बिफोर जजिंग अ पर्सन, बस एक बार ना जानने की कोशिश कर लेनी चाहिए कि यार इस बंदे ने ये कहा तो क्यों कहा, व्हाट हैज बीन द स्टोरी बिहाइंड इट। या जैसे मैं डाइवोर्स वाली एग्जांपल दे रही थी, तो आई हैव सीन, मेरे बहुत क्लोज कॉलेज फ्रेंड था जिसका डाइवोर्स हुआ, और मतलब आई नो दैट बॉय लाइक एनीथिंग, और जब द मोमेंट आई गॉट टू नो कि यार उसका डाइवोर्स, आई वाज लाइक व्हाट, सीरियसली, मतलब यार उससे जेंटल लड़का तो मैंने देखा ही नहीं है जिंदगी में, मतलब। और उसकी, हाँ, मतलब मैं शॉक में थी कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। एंड उसकी वाइफ को बस ये शिकायत थी कि वो मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता, वो अपने माँ बाप से मेरे लिए फाइट नहीं करता, इतनी सी बात पे। और जबकि उसका अपना पर्सपेक्टिव था कि मेरे मॉम डैड ने मुझे ऐसी सिचुएशन में रेज किया है जहाँ पे मतलब हम पाई पाई के मोहताज थे, और मेरे माँ बाप ने मेरे पे सारा पैसा लगाया रादर अपने लिए घर बनाने के या अपने लिए एक अच्छी लैविश लाइफ जीने के। तो आज क्यों, जब आज मैं कमा रहा हूँ तो मैं उनको क्यों ना देखूं। सो यू नो ही हैड हिज ओन पर्सपेक्टिव, बट द गर्ल हैड हर ओन पर्सपेक्टिव। और फिर मैंने वही कहा कि सेल्फ एस्टीम और ईगो में बहुत थिन लाइन होती है। वहीं शायद वो लड़की अगर अपनी ईगो थोड़ी सी छोड़ के उसका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करती कि क्यों वो अपने पेरेंट्स को प्रायोरिटाइज कर रहा है उसके ऊपर, जबकि उसका थॉट ये था कि यार मैं अपना सब कुछ तेरे पीछे छोड़ के आई हूँ और तू आज भी माँ बाप के पीछे घूम रहा है। यू नो, लिटिल पर्सपेक्टिव। मुझे लगता है इसमें ना अंडरस्टैंडिंग, एग्जैक्टली, कंपैटिबिलिटी तब होगी जब हम अंडरस्टैंड करेंगे, तब हमारी कंपैटिबिलिटी सेट बैठेगी, आई गेस सो। राइट। अच्छा, एक चीज बताओ मैम कि डू यू थिंक कि रिलेशनशिप बिफोर मैरिज वो हेल्प करते हैं एक अच्छी मैरिज को? अगर कोई लव मैरिज कर रहे हैं, वो पहले रिलेशनशिप में है, बाद में उसको वो हेल्प करेगा लॉन्ग लास्टिंग मैरिज के लिए? आई थिंक ये केस टू केस बहुत वैरी करता है, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे अरेंज मैरिज इतनी सक्सेसफुल है, मतलब मैं बहुत बड़े लोगों की बात ही नहीं कर रही, मैं अपनी एज के या जो मेरे साथ साथ जिनकी शादियां हुई हैं या मुझसे 3-4 साल पहले जिनकी मैरिजेस हुई हैं, उनके केसेस जब मैं देखती हूँ, एंड देन व्हेन आई सी पीपल जिन्होंने लव मैरिज की है एंड इट इज नॉट गोइंग एज वेल एज दे एक्सपेक्टेड इट टू बी। अब इसमें भी ना दोनों चीजें पैरेलली चलती हैं कि अरेंज मैरिज में ना आपकी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती। हाँ, कुछ आप नहीं, होने जो दो। होगा देखा जाएगा, वो वाला एटीट्यूड होता है ना। जब लव मैरिज में सिंस यू नो द पर्सन ऑलरेडी, यू हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशंस कि यार ये मुझे शादी के बाद ऐसे ट्रीट करेगा, या मुझे ये शादी के बाद ऐसे रखेगा, या मैं इसकी और बट शादी से पहले आप 2 लोग थे, शादी के बाद यू आर इनटू अ फैमिली। हाँ, यू आर इनटू अ फैमिली, और वो फैमिली में ऑब्वियसली वो अकेले आपके साथ जैसा था वो फैमिली के बीच में वैसा ही होगा जरूरी नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली फैमिली के बीच में वो राजा बेटा है और उसका अपना एक है ना रुतबा है, एंड ही हैज टू मेंटेन इट। सो वो पर्सपेक्टिव कई बार बहुत क्लैश ले आता है। बट पैरेलली लव मैरिजेस का प्लस पॉइंट, आप जिस बंदे के भरोसे अपना पूरा कहते हैं ना अपना सब कुछ छोड़ के जा रहे हो, यू एटलीस्ट नो दैट पर्सन एंड यू आर गोइंग विद दैट फेथ कि यार ये है ना सब कर लेंगे। सो यू नो अ लॉट ऑफ मैरिजेस गो सक्सेसफुल इन अ वे कि फिर इन लॉज के साथ या इन लॉज की फैमिली में जितना मर्जी मुश्किल क्यों ना हो, उस एक बंदे की वजह से यू जस्ट सेल थ्रू, बिकॉज यू नो कि ये मेरे लिए है और मैं इसके लिए हूँ। When you have that kind of compatibility, love marriages go a long, long way. ओके, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। ओके, अब थोड़ा सा इस मूड से बाहर आते हैं। सो
एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, वो ये है कि आपकी आवाज़ तो वैसे बहुत अच्छी है और हम सभी लोग दोबारा से ये चाहते हैं कि आप दोबारा से रेडियो पे आओ और हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेन करो। और आपने ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा दिया, हमें थैंक बहुत यू। अच्छा लगा और थैंक यू सो मच। आपने इतना सारा टाइम दिया हमें, 2-3 घंटे जिसमें हमने शूट जितनी देर भी करा, जी। बट थैंक यू सो मच। पहले गेस्ट हो आप जिसने मुझे इतना ज़्यादा टाइम दिया और आपके साथ बात करके बहुत ही मज़ा आया। बाकी आप कुछ बोलना चाहते हो तो? um, एक एक चीज़ जो मैं स्पेशली गर्ल्स को हमेशा कहना चाहती हूँ, ये शायद मेरे साथ भी है कि व्हेन इट कम्स टू प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ एंड द फैमिली, हम हमेशा फैमिली को चुनते हैं या अपनों को चुनते हैं अपने ऊपर। और कहीं न कहीं शायद ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। क्योंकि यू नो आपसे सब मोहब्बत करते हैं इसलिए क्योंकि आप वो हो जो आप हो। बट जब आप दूसरों के लिए खुद को ही बदलने लग जाओगे, तो फिर आप वो नहीं रहोगे जो आप हो। एंड देन ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट फीलिंग अलोन, यू विल ग्रेजुअली स्टार्ट फीलिंग कि यार मुझे कोई प्यार नहीं करता, या मेरी वो जगह नहीं रही अपनों की लाइफ में जो थी। क्योंकि पेरेंट्स के लिए शायद उनकी बहू आ जाएगी, ससुराल वालों के लिए आपके बच्चे उनकी प्रायोरिटी बन जाएँगे, या वो प्रायोरिटीज़ हर किसी की लाइफ में बदलती चली जाएँगी। सो इन एवरीथिंग दैट हैपेंस इन योर लाइफ, जस्ट प्रायोरिटाइज़ योरसेल्फ। पूरे दिन में सिर्फ एक चीज़ ऐसी जो आपको पसंद है, चाहे वो सनराइज़ देखना है, या बैठ के कोई किताब पढ़ना है, या हेडफ़ोन लगा के 2 मिनट डांस करना है, या किसी अपने से बात करना है, या बस खुद से बात करना है। एनीथिंग दैट यू लव। सो कभी खुद की पसंद का कुछ खाने को बना लो, आज कॉफ़ी पीने का मन है, अकेले डेट पे चले जाओ, मूवी देखने का मन है, टीवी पे मूवी लगा लो, बट एट लीस्ट स्टार्ट डूइंग लिटिल थिंग्स फॉर योर ओन सेल्फ। बिकॉज़ जब सपने आपने देखे हैं तो पूरा आपको खुद करना पड़ेगा, कोई और आपके सपने जीने नहीं आएगा। सो लिव फॉर योरसेल्फ। Wonderful message थैंक for यू। girls, and thank you so much for coming, ma'am. थैंक्स And टू यू फॉर इनवाइटिंग। thank you so much.